अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक नए दिन और एक नई खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं आपकी होश मुनीबा। उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग इस वक्त जहां कहीं होंगे खैरियत से होंगे और आपका वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। वीकेंड क्यों नहीं अच्छा गुजरना था, क्योंकि कल पाक और इंडिया का मुकाबला था और आप लोगों ने भी जो मैच था वो खूब इंजॉय किया होगा। तो कुछ मैच पे भी जनाब बात कर लेते हैं, उसकी अपडेट्स भी ले लेते हैं। भारत ने हमने देखा कि सनसनीखेज मैच में पाकिस्तान को 5 विकेटों से अच्छी खासी शिकस्त दे दी है और पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 147 रन बनाए। 148 रन का हदफ दिया गया पाकिस्तानी टीम की तरफ से भारत को, और पाकिस्तानी बल्लेबाज जो थे वो भारतीय बॉलर्स का सामना नहीं कर सकते थे और इसकी अच्छी खासी हमने चीजें देखी हैं। वहां पर वक्फे वक्फे से जिस तरह विकेटें गिरती गई, जिस तरह हमने देखा कि एक के बाद एक हमारा जो प्लेयर था वो पवेलियन लौटा। मोहम्मद रिजवान की कारकर्दगी फिर भी नुमाया रही। हमने देखा कि मोहम्मद रिजवान ने अच्छे खासे रन्स बनाए। सिर्फ मोहम्मद रिजवान ने ही 43 रन्स बनाए और नुमाया बल्लेबाज रहे, कारकर्दगी दिखाई। लेकिन भारत की तरफ से 148 रन्स का हदफ आखिरी ओवर में भी पूरा कर लिया गया था। मैच काफी सनसनीखेज भी रहा। दोनों टीमों ने लास्ट मोमेंट तक अपनी पूरी तगोदो की, खूब जोर लगाया जीत के लिए। लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स की जो फिटनेस के हवाले से कई बातें भी हमारे सामने आई हैं, बहुत सी चीजें हमने नोटिस भी की हैं कल के मैच में। लेकिन उसके बावजूद भी जनाब कौमी खिलाड़ियों ने अपनी पूरी कोशिश की है। थोड़े से हम डिसअपॉइंट हैं, डिसहार्ट हैं कल के मैच के बाद, लेकिन फिर भी हम उनके साथ हैं। उन्होंने हदफ कम होने की वजह से शिकस्त का सामना तो हमें करना पड़ा है, लेकिन जीत हो या फिर हार हो जनाब, खेल को खेल की हद तक ही रखना चाहिए। और खेल में तो कभी जीत हमें मिलती है तो कभी हार का हमें सामना करना पड़ता है, लेकिन जो स्पोर्ट्समैनशिप होती है उसका मुजाहिरा जरूर हमें करना चाहिए। हार और जीत तो चलती रहती है। जब आप खेल के मैदान में जाते हैं तो दो फरीकैन आपस में लड़ रहे होते हैं, तो दोनों में से किसी ने जीतना है और किसी ने हारना है तो है। तो इसको बड़े अच्छे तरीके से हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, कल बहुत सी गलतियां थी जो हम लोगों ने नोटिस की हैं। घरों पर बैठ के हम बड़े पुरजोश भी थे कि शायद हम बीट कर सकते हैं इंडिया को अगर अच्छी कारकर्दगी हम कल के मैच में दिखाते। हमारे प्लेयर्स अगर फोकस्ड होते, प्रैक्टिस अगर ज्यादा की हुई होती, जो कैचेस थे वो ड्रॉप ना होते, तो शायद आज हम लोग इस चीज का जश्न मना रहे होते और खुशी खुशी से आपके साथ बात कर रहे होते कि जनाब हम जीत चुके हैं और शिकस्त दी है हमने इंडिया को। लेकिन कोई बात नहीं, हार और जीत जो है चलती रहती है, लेकिन फिर भी हम अपने खिलाड़ियों के साथ हैं, उनको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं और उम्मीद यही करते हैं कि आगे जो चीजें हैं उनमें वो सफल रहेंगे और उनमें कामयाबी उनको मिलेगी जरूर। तो कोई बात नहीं, हम अभी भी उनको सपोर्ट करेंगे। तो ये कुछ सूरत हाल थी जो आपके साथ हमने शेयर की है। दिल छोटा नहीं करना है, ये चीज़ें चलती रहती। अब आगे बढ़ते हैं और जिस तरह बात कर रहे थे मौसम के हवाले से, और इस दफ़ा मानसून का जो मौसम है वो रहमत की बजाय हमारे लिए ज़हमत साबित हो रहा है और पूरा मुल्क इस वक्त सैलाब की जद में है। और मुल्क भर में इस साल सैलाबी सूरत हाल से अब तक 1000 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं और ये बताया जा रहा है स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक कि 10 लाख के करीब मवेशी इस वक्त हलाक हो चुके हैं, जबकि 8 लाख घर मुतासर हुए हैं इस दफा के सैलाब से। सैलाब की तबाहकारियां तो एक जानिब, दूसरी जानिब बारिशों और सैलाब की जद में आने वाले इलाकों में वबाई अमराज भी फैल रहे हैं। उसके साथ साथ सांपों और दीगर हशरात के काटने के केसेस में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। तो शदीद बारिशों की वजह से कौन कौन से वबाई अमराज फैल सकते हैं और इन अमराज से हम कैसे महफूज रह सकते हैं, हशरात के काटने की सूरत में फौरन क्या लायामल अपनाना चाहिए, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर मतियूर रहमान नियाजी साहब हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिस तलत का और दुनिया न्यूज़ सारी टीम का, लाहौर न्यूज़ का बहुत शुक्रिया बुलाने का। तो ये एक बड़ा मुश्किल टाइम है एज ए नेशन हमारे ऊपर कि बहुत ज़्यादा बारिशों की वजह से बहुत ज़्यादा सैलाब की तबाहकारियाँ हैं। जहाँ पे इंसान बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं तो वहाँ जानवर भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। हाँ जी। तो सबसे पहले आपको पता है कि सांप जो है ये एक ऐसा मूज़ी जानवर है जिससे लोग बहुत डरते हैं। लेकिन आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि 80% जो स्नैक स्पीशीज होती हैं, हाँ जी, 80% ऑफ देम आर नॉन टॉक्सिक, नॉन
पॉइजनस। अच्छा, 80% सांप की जो किस्में हैं ना वो जहरीली नहीं होती, ओके, ओनली 20% जो है वो जहरीली होती है। ठीक है। एक बात। दूसरी बात ये है कि जब एक सांप काटता है, यानी अगर 20% जो वो जहरीले सांप हैं, हाँ जी, जब वो काटते हैं तो उनकी 50% बाइट्स जो होती हैं वो ड्राई बाइट्स उनको हम कहते हैं। ड्राई बाइट मीन्स कि जहर जो है वो सांप मुंतकिल नहीं करता। अच्छा, ठीक है। अब मेन इशू क्या होता है कि जब किसी इंसान को सांप काटता है तो वो इंसान घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। जब आप घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो हमारे जिस्म में एक ख़ास किस्म का हार्मोन है एड्रीनलिन, ओके, वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो जाती है। ठीक है। जब वो रिलीज़ होती है तो आपका हार्ट रेट, टैकीकार्डिया जिसको हम मेडिकल की ज़बान में कहते हैं, आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ठीक है। और उस परेशानी की वजह से कई मसाइल होते हैं। तो सबसे पहले जिस किसी को भी सांप काटे तो वो बिल्कुल काम क्वाइट रहे, ठीक है, और कोशिश करे कि देख ले कि कौन सा सांप है, अगर उसको सांपों की किस्मों का इल्म है। एग्जैक्टली यही है ना कि हमें अगर पता ही नहीं है कि हमें सांप कौन सा काट रहा है तो हम किस तरह प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं कि अगर ये जहरीला सांप है तो उसके बाद हमने क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है। पाकिस्तान के अंदर जो है मेन जो जहरीले सांप पाए जाते हैं तो वो क्रेट है या कोबरा है। अच्छा, उसके बाद वाइपर की मुख्तलिफ जो है वो किस्में हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंटली ये होता है कि अगर आप किसी ऐसे इलाके में हैं जहाँ पे फ्लड आया हुआ है, हाँ जी, तो फ्लड के पानी के साथ जो फ्लड जहाँ पे ज़्यादा बारिश हुई है वहाँ से सांप जो है पानी के साथ मैदानी इलाके में आ जाते हैं या रहायशी इलाकों में आ जाते हैं। अब जब वो रहायशी इलाकों में आते हैं तो इंसान और जानवर जो है वो एट रिस्क होते हैं, ठीक है। तो ये भी है कि अगर सांप को आप छेड़े ना, आप खुद काम क्वाइट रहें तो आप उसके काटने से बच सकते हैं। अच्छा, लेकिन ये इंसान की नेचर है कि जैसे ही हम सांप देखते हैं तो डर जाते हैं, शोर मचाते हैं, उससे जो है वो उसके काटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो वो काटने पे आ जाता है क्योंकि सांप ये जो काटना है उसका ये एज ए डिफेंस मैकेनिज्म है उसका, वो अपनी हिफाजत के लिए काट रहा होता है। हिफाजत के लिए बहुत से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं, इस तरह जो जानवर है उन्होंने भी यही करना है। तो अगर काट लेता है बिल फर्ज तो हमें क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी चाहिए? अगर हम घर पे हैं तो हमें क्या करें, और फौरी तौर पर हम हॉस्पिटल्स अगर नहीं जा सकते हैं तो क्या करना चाहिए घरों में? सबसे पहली भी बात दोहराने वाली कि काम एंड क्वाइट रहें। ओके, अब आपने देखना है कि जहाँ पे सांप ने काटा है वहाँ पे आपने सोप के साथ उसको आराम से वॉश करना है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना। अच्छा, आम तौर पे कॉन्सेप्ट ये है कि वहाँ पे कट लगा दो, ब्लीडिंग कर दो, ताकि या कई लोग जो होते हैं वो जहर का सांप का जहर चूसने की कोशिश करते हैं दूसरे लोग, ठीक है, और इस तरह यानी मुख्तलिफ रस्सी बांध दें जी, टार्निक्वेट या मतलब जहर आगे ना जाए। तो आज ये मुतफिका तौर पे मेडिकल साइंसेस कहती है कि ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आप काम एंड क्वाइट रहें, सिंपली सोप से उसको धो दें जगह को, ठीक है। और उसके बाद आप मेडिकल हेल्प के लिए, तो अगर बहुत जहरीला तरीन सांप भी काट लेना तो आपके पास 4 घंटे होते हैं फिर भी बिफोर डेथ, यानी अगर बहुत जहरीला किस्म का भी सांप काट ले तो 4 घंटे जो है वो इंसान जिंदा रह सकता है। उन 4 घंटों के अंदर आपने मेडिकल जो है ना वो हॉस्पिटल या हेल्प लेनी है आपने। लेकिन कोई वो उसके साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे? जी, अभी मैं उसी तरफ जा रहा हूँ कि एक जब सांप काटता है, हाँ, अगर तो वो नॉन पॉइजनस है, ठीक है, तो सिंपली वहाँ पे पेन होगी, लोकलाइज थोड़ी सी मतलब इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन या स्वेलिंग होगी, ठीक है, और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अगर जहरीला सांप काट ले तो फिर उसमें 2 तरह की हम टॉक्सिन्स मेनली जो पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं, एक है न्यूरोटॉक्सिन्स जैसे कोबरा वगैरह, ये मेनली न्यूरोटॉक्सिन्स पे होते हैं, ठीक है, या दूसरे जो होते हैं वो ब्लड को या तो क्लाट नहीं हो देते या क्लाट कर देते हैं, यानी फिर आगे उसमें ब्लड के ऊपर इफेक्ट करने वाली 2 तरह की टॉक्सिन्स आ गए। अब जब न्यूरोटॉक्सिक सांप काट ले, न्यूरोटॉक्सिक जो हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपको
फटीग फील होना शुरू हो जाती है, ओके, आपकी जो ब्लर आईज होना शुरू हो जाती हैं, यानी आपको दिखाई सही नहीं देता, मे बी आफ्टर हाफ एन आवर लाइक दिस, ठीक है। तो उसके बाद लोकलाइज्ड पेन ज़्यादा होती है, जिस जगह पे काटा है वहाँ पे स्वेलिंग ज़्यादा होगी, और कहते हैं वो निशान भी पड़ जाता है, वो ब्लू ब्लू सा या जी, ग्रीन ग्रीन सा होना उसमें शुरू हो फिर जाता है। आगे होता है कि हम उसको कहते हैं एक्imotic हेमरेज, अच्छा। या ब्रूजेस, या हाँ जी। मतलब कह दें कि एक पैच सा बन जाता है, उसमें वो ग्रीन भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है, या सिंपली जो है वो रेडिश होता है। मेनली जब एक नॉन टॉक्सिक सांप काटता है तो उसमें जो है ब्लूइशनेस या इस तरह के मामलात नहीं होते। तो अब ये जब आप देखते हैं कि मुझे सांप ने काट लिया है और मेरी जो है ना तबीयत थोड़ी बोझल हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो जहरीला सांप हो सकता है, ठीक है। तो आप एज अर्ली एज पॉसिबल हॉस्पिटल पहुँचें और वहाँ डॉक्टर को जाके कोशिश करें कि सांप की टाइप बताएं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने जो एंटी वेनम्स रखे होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर तो अब पॉलीवेलेंट आ गए हैं। पॉलीवेलेंट का मतलब ये होता है कि उसमें मुख्तलिफ सांपों के जो है ना वो एंटीडोट या जो है वो एंटी वेनम मुख्तलिफ सांपों का मिक्स किया होता है। लेकिन अगर ये पता चल जाए कि इसको कोबरा ने काटा है या वाइपर ने काटा है या क्रेट ने काटा है या जो भी मतलब है, तो उस पॉइजन, तो फिर वो स्पेसिफिक देते हैं। उससे ये है कि ज़्यादा बेहतर ट्रीटमेंट हो जाती है, ज़्यादा अर्ली ट्रीटमेंट हो जाती है और आसानी हो जाती है। तो इसमें ये होता है कि आपने ये जो साइन सिम्टम्स हैं ये जाके डॉक्टर से शेयर करने कि मेरे साथ जी ये इशू हुआ है, ये इशू हुआ है, मुझे ये फील हो रहा है, मेरे हेडेक हो रही है, नज़र सही नहीं आ रहा, मेरे मतलब एब्डोमिनल पेन हो रही है, वोमिटिंग हो रही है, या मुझे वीकनेस हो रही है। बाज़ औक़ात ये होता है कि ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो जाता है, या इस तरह के इशूज़ जो है वो आ जाते हैं। तो ये निशानियाँ होती हैं कि ये एक जहरीले सांप ने काटा। और बिल्कुल जब आप डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तो आप श्योरिटी रखें कि अब आप सेफ हैं। ठीक है, फिर उसके बाद चांसेस उसके बाद डॉक्टर ने अपनी जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देनी। फिर इसमें ट्रीटमेंट जो है वो क्लोजली डॉक्टर जो है, ये एक इमरजेंसी होती है, इसमें कंटिन्यूअसली डॉक्टर जो है वो पेशेंट के साथ इन कांटेक्ट होता है, ऑब्जर्व करता है, ठीक है, ऑब्जर्व करता है उसको। और जैसे जैसे ट्रीटमेंट का रिस्पांस आ रहा होता है वो वैसे ही अगला डिसीजन लेता है कि अब क्या करना है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट बातें ये भी हैं, जहन में रखें कि जब आपको एंटी वेनम लगेगा तो एंटी वेनम का अपना भी एक रिएक्शन हो सकता है। कुछ लोगों में ज्यादा होता है और कुछ लोगों में बिल्कुल नहीं होता, लेकिन अक्सर में नहीं होता। किस तरह का रिएक्शन हो सकता है? एलर्जिक रिएक्शन, उसको हम कहते हैं एलर्जिक रिएक्शन। और कुछ लोगों में एनाफ्लेक्टिक शॉक हो सकता है। एनाफ्लेक्टिक शॉक उन लोगों में होता है जिनमें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है, इसको हम टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहते हैं। अच्छा। तो जब किसी ऐसे कीड़े या किसी ऐसे कोई ऐसी चीज़ काटे जिसके अगेंस्ट ऑलरेडी उस बंदे में एंटीबॉडीज मौजूद हों, यानी पहले भी उसने उसको काटा हुआ हो एक तरह से, ये समझ ले, और जब दोबारा काटे तो फिर चांसेस होते हैं कि एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, या एंटी वेनम जो है उसका भी एलर्जिक रिएक्शन पॉसिबल होता है। तो इस वजह से जो डॉक्टर होता है वो कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करता है पेशेंट को, और जब भी ज़रूरत होती है वो उसको फ़ौरन जो है वो एंटी एलर्जिक इंट्रावीनस इंजेक्शन दे देता है। और ये जो एंटी वेनम होता है ये भी इंट्रावीनस लग रहा होता है, ठीक है। अब इसकी डोज कितनी लगनी है और इसको किस रेट पे लगाना है, कितना स्लो लगाना है, तेज लगाना है, डिपेंड करता है कि कितनी सीवियरिटी है पेशेंट की, और ये डिपेंड करता है कि डॉक्टर कितना तजुर्बेकार है। दूसरा, इस मौसम में हमने देखा डॉक्टर साहब वबाई अमराज भी बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, और जहाँ पर ये सैलाब आया हुआ है वहाँ पर भी खदशात यही हैं कि वबाई अमराज बहुत ज़्यादा फैलती जा रही हैं। किस तरह की वबाई अमराज फैल सकती हैं अगर ये सूरत हाल बन जाती है? तो सबसे इम्पोर्टेंट पानी है। जब सैलाब आता है तो जो क्लीन वाटर सोर्स है वो सारे कंटामिनेट हो जाते हैं, और पेट की मुख्तलिफ बीमारियां जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो जब भी सैलाब आता है तो सैलाबी इलाके में पेट की बीमारियां जो हैं ये सबसे बड़ा चैलेंज होती हैं, और इसको जो है वो कंट्रोल करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है
कि आप कोशिश करें कि पानी को, चाहे जो भी उसका सोर्स आपको मुयस्सर आ रहा है, कोशिश करें पानी को उबाल कर दें। पानी को जब आप उबाल लेते हैं तो ये जो कॉमन पैथोजेंस हैं ये सारे उबालने से मर जाते हैं और यूं आप साफ पानी पी लेते हैं, चाहे वो देखने में थोड़ा हेजीनेस आ जाए उसमें किसी वजह से, लेकिन अगर उबला हुआ पानी है तो आप सेफ है। और यही इसकी इम्पोर्टेंट। दूसरा ये है कि अगर फ्लड रिलीफ आप तक पहुंच जाती है तो उन लोगों के पास जो है वो मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन या वो चीज़ें होती हैं जो कि वो पानी के टैंक में डाल देते हैं, उससे जो है वो जरासीम वगैरह किल हो जाते हैं, मर जाते हैं और यूँ पानी जो है वो पीने के काबिल बना लेते हैं। तो वो एक लंबी डिटेल है कि कैसे एक पानी को पीने के काबिल बनाना है। तो भर के सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि साफ़ पानी जो है वो अपने बच्चों को दें, खुद पिए, ठीक है, और जानवरों को भी कोशिश करें कि बिल्कुल साफ़ पानी पिए या ताज़ा पानी पिए, ठीक है, और उससे जो है उनमें भी बीमारियां कम हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन जिस इलाके में ऑप्शन ही नहीं है उनके पास, जो सैलाब ज़दगान है हम देख रहे हैं, तो वो किस तरह बॉयल करके पी सकते हैं? इसके अलावा कोई ऑप्शन है उसके लिए फिर यही ऑप्शन है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम इस मामले में बहुत खुशनसीब है कि अल्लाह ने हमें जो है वो इतनी दर्द दिल दी है हमारे लोगों को। और मैंने खुद देखा है, जैसे अब हमारी यूनिवर्सिटी है तो हालांकि इस वक्त हमारी यूनिवर्सिटी में फ़ाइनल एग्ज़ाम चल रहे हैं, ठीक है, उसके बावजूद भी जो स्टूडेंट्स फारिग थे, जिनके पास टाइम था, और हमारे काफ़ी सारे फैकल्टी मेंबर्स की लीडरशिप में आज वो फ्लड रिलीफ के लिए फ्लड एरियाज़ में जा चुके हैं, ठीक है, और वहाँ पे जाके वो सिर्फ ये नहीं है कि पर्सनली गए हैं, बल्कि हमने पूरा एक जो है वो अकाउंट बनाया है, ठीक है, बैंक अकाउंट बना के पूरा जो है वो हमने एक कमेटी बनाई है, ठीक है, वो हमारे कलीग उसको हेड कर रहे हैं। तो हम तमाम ये जो बुनियादी चीज़ें हैं खाने पीने की ख़ास तौर पे, और उसके बाद टेंट, कंबल, कपड़े, जूते, ये हर चीज़ जो है वो अपने लेवल तक हम जितना कर सकते हैं हम वो ख़रीद के, और वहाँ जो अफेक्ट हुए हैं लोग, वहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि उन तक पहुँचें। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बीमारियों के हवाले से ये है कि हमारे पास पानी का बड़ा स्टॉक होना चाहिए, साफ पानी का, पीने वाले पानी का। जितने भी लोग जा रहे हैं इमदाद के लिए, और इस वक्त पूरे पाकिस्तानी अवाम जो है वो यकजा है और उन लोगों की मदद के लिए बाहर निकल रही हैं, और जो घर में बैठे वो भी दुआओं का सिलसिला उन्होंने बांधा हुआ है कि अल्लाह पाक हम पर रहम करे, हम सब पर रहम करे, और जो बारिशों का सिलसिला है ये जहमत की बजाय अब रहमत साबित हो। हमारे साथ डॉक्टर मतियुर रहमान न्याजी साहब मौजूद थे, एसोसिएट प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज में। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और वबाई अमराज के हवाले से हम बात कर रहे थे, और कीड़े मकोड़ों और सांप के काटने से क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लेने होंगे, उस पर बात की। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए जिंदगी में कामयाबी के हवाले से, तो दुनिया में कौन ऐसा बंदा नहीं है जो कामयाब नहीं होना चाहता है। हर एक यही चाहता है कि वो एक खुशहाल और कामयाब जिंदगी गुजारे, मगर देखने में ये आता है कि हमारे मुआशरे में कामयाब लोगों का जो तनासुब है वो बहुत कम है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि आया कामयाबी के हसूल का कोई तरीका है या नहीं है, या ये किस्मत से ही सिर्फ मशरूत किया जाता है। और अगर हम गौर करें ना, तो दो तरीके या दो तरह के जो रवैये हमारे सामने आते हैं। कुछ लोग कामयाबी हासिल कर लेते हैं, बाकी किस्मत का रोना रोते रहते हैं सारी ज़िंदगी। अगर हम कामयाब लोगों की सवाने उम्री का मुतालिया करें तो हम ये देखते हैं कि हर वो आदमी जिसने कामयाबी हासिल की होती है, जिसने ज़िंदगी में कोई गैर मामूली कारनामा सर अंजाम दिया होता है, उसमें तीन खूबियाँ ज़रूर पाई जाती हैं। एक होता है कि उसके मकसद का यकीन होता है, अपने मकसद के ऊपर उसको सही मनसूबा बंदी होती है, और भरपूर उसके बाद कोशिश और मेहनत की जाती है उस बंदे की तरफ से। तो ज़िंदगी में सबसे मुश्किल काम अपने मकासद और मंजिल का तयन करना होता है, और फिर उनका तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। अक्सर लोग अपने अहदाफ को हासिल करने में नाकाम हो जाते हैं, जिसकी एक वजह मुख्तलिफ फैक्टर्स
का भी कहा जाता है कि वो हमारी राह में रुकावट बनते हैं और हसूल के उस सफ़र के दौरान अहदाफ से हमारी तवज्जो हट जाती है। लेकिन जब इंसान अपनी मंजिल का तयन कर लेता है और अपने तय किए गए अहदाफ को हासिल करने के करीब पहुंचता है ना, तो एक खुशी के साथ साथ इत्मीनान की भी कैफियत महसूस करता है। तो अहदाफ का हसूल शायद इतना बड़ा काम ना हो जितना उनका तयन करना होता है। तो ज़िंदगी में कामयाबी के लिए गोल सेटिंग या अहदाफ को तयन उसका करना कितना ज़रूरी है और ये काम कैसे सर अंजाम दिया जा सकता है, कौन कौन सी चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए अपने गोल सेटिंग करते वक्त, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अख्तर अब्बास साहब, हैं मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच भी हैं। सर आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सर जैसे मैंने शुरू में बात की कि हर कोई चाहता है कि हम कामयाब हों, ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो ये चाहता हो कि मैं कामयाब ना हूँ अपनी ज़िंदगी में। लेकिन गोल सेटिंग के हवाले से हम लोग पहले काम नहीं करते हैं कि हमें किस तरह अपने गोल्स को सेट करना है। कामयाब तो हमने होना है लेकिन किस तरह होना है ये हमें नहीं पता होता। तो क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हमें मद्देनज़र रखना चाहिए, जिन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए हमें? अच्छा, वैसे मजमूई तौर पे तो कन्फ्यूजन है। हाँ। लगता है ये है कि गोल सेटिंग एक ऐसी मशीन है जिसमें आप सर देंगे और सब ठीक हो जाएगा और चल पड़ेगा। तो जिंदगी ऐसी नहीं है। अच्छा। यानी जिंदगी ख्वाहिशों के साथ, ख्वाहिशें अलग चीज़ हैं, गोल्स अलग चीज़ हैं। हमारे यहाँ आम तौर पे कन्फ्यूजन ये है कि हम अपनी डिज़ायर को गोल समझते हैं। तो डिज़ायर दे आर नॉट गोल्स। जो गाँव का आदमी है वो पढ़ा लिखा नहीं होता। हाँ जी, ऐसे। पर वो जानता है कि उसने कब किस फसल को, जब फसल काट रहा होता है तो अगली फसल का बीज साथ वो रख रहा होता है। तो दैट्स अ गोल सेटिंग। अच्छा, बीज डालने के बाद वो उसकी हिफाजत करता है। अच्छा। पानी का ज्यादा ना लग जाए, कम ना लगे, एक एक चीज का ख्याल करता है। ऐसे अगर उसने फसल काटी है तो मौसम का भी ख्याल करेगा कहीं जाया ना हो जाए, बारिश अचानक हो गई। तो वो जो अनपढ़ आदमी है वो भी जिंदगी में उसके अंदर इंस्टिंक्ट बाय डिफॉल्ट एक चीज मौजूद है कि कामयाब कैसे होना है। जो शहरों में मसला है ये कामयाबी का नहीं है। अच्छा। शहरों में मसला नाखुशी का ज्यादा है। अच्छा। देखिए, हर आदमी पैसे कमा रहा है, दो नौकरियां कर रहा है, हाँ जी, 3 कर रहा है। लोगों के पास लाखों गाड़ियां हैं, अपने घर हैं, जाती मोहब्बत वाली शादियां हैं, अपनी मर्जी के बच्चे हैं, यानी मेल फीमेल वो भी अपनी मर्जी के कर लेते हैं, लेकिन दे आर नॉट हैप्पी। इसका मतलब है गोल सिर्फ दौलत के नहीं हो सकते। गोल आपको खुशी के भी बनाने चाहिए। ओके, गोल आपको जिंदगी के भी बनाने चाहिए, मरने के भी बनाने चाहिए। गोल आपको जो स्पिरिचुअल अपलिफ्टिंग है उसका भी बनाना चाहिए। अगर आप बहुत कामयाब हैं, बैंक भरा हुआ है और लोग आपके बारे में तुफ तुफ करते हैं, तो ये कैसी जिंदगी है? यानी आपके बच्चे, आपके वालिदैन, दे आर अनएबल टू फेस द पीपल कि आपकी रिप्यूट बहुत बुरी हो गई है, तो इसका मतलब है उसका गोल भी होना चाहिए। इसी तौर पे ज़िंदगी में असली गोलों की जो किताबी बातें हैं, जब से अमेरिका में सेल्फ हेल्प का एक पूरा शुरू हुआ, अच्छा। तो हमारे यहाँ हमने उस पूरी जगाली करना शुरू कर देते ना। गोल स्मार्ट होने चाहिए, गोल लॉन्ग टर्म होने चाहिए, गोल ऐसे होने चाहिए। 3 तरह के वैसे गोल बताए जाते हैं कि 1 साल के हों, 5 साल के हों, 10 से 15 साल के हों, लॉन्ग टर्म हो। लेकिन प्रैक्टिकली ये है कि वो लोग जो अपने काम से मोहब्बत ही नहीं करते, गोल उनका अचार डालेंगे, गोलों का क्या करेंगे? यानी आप बना के रख लें। बहुत से लोग आपने देखे होंगे आपकी अपनी फील्ड में, अभी देखें इस फील्ड में खास तौर पे 1-1 मिनट प्लान किया जाता है, बल्कि मैं तो सेकंड्स कहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। जब आप बैठते हैं तो आपको सेकंड्स की डिटेल होती है, दिस इज व्हाट गोल प्लान। और उसके मुताबिक फिर आप स्टफ तैयार करते हैं, उसके मुताबिक आप फिर जो कंटेंट चाहिए होता है वो तैयार करते हैं। अमली जिंदगी में हम ये नहीं करते। हम साल शुरू होता है, शोर मचता है, अपने रेजोल्यूशन बनाएं, अपने ये करें वो करें, तो करके हम रख लेते हैं, पर उसके लिए हर गोल की एक कीमत है। ठीक। एंड यू नीड टू पे द प्राइस। ओके। नहीं, आपको कब चाहिए उसके पैसे देते हैं। तो गोल एक बड़ा है। गोल को मोहब्बत चाहिए, गोल को वक़्त भी चाहिए, गोल को टाइम भी चाहिए, और गोल को एक खास मुद्दत चाहिए। लाइक मैंने पिछले 20-25 सालों में देखा कि जब हमने अपने करियर का आगाज किया जर्नलिज्म में, तो जो मेरे साथ लोग होते थे जो गूंगे थे, कम बोलते थे, अच्छा। वो न्यूज रूम में होते थे। ठीक है। अच्छा, उनका फोकस सिर्फ न्यूज बनाना था। 15 से 20 साल में वो भी टॉप पे चले गए। दे वर कमिटेड विद द न्यूज। उनका फन, उन्होंने उसको फ्लरिश किया, पॉलिश किया, एक्सप्लोर किया। उन जैसा न्यूज बनाने वाला उनके आसपास नहीं मिला, तो वो न्यूज एडिटर्स हैं, फिर वो मुख्तलिफ मीडिया में चले गए।
अच्छा, जो लोग वोकल थे, बोलते थे, वो रिपोर्टिंग में थे, उनको ताल्लुक बनाने का शौक था, दे मेड टारगेट्स, दे मेड देयर गोल्स। आज उनमें से बेशतर 99% एडिटर्स हैं अखबारात के या एंकर्स हैं मुख्तलिफ जगहों पे। यानी 10 से 12 साल तो लगते हैं अगर आप अपनी जान मारें उस पर, आप अपने आप को यानी डिवोट करने के मैंने ये करना है, फिर ना दिन आपका होता है ना रात आपकी होती है। नतीजतन वो जो चीज़ आप चाह रहे होते हैं वो फैंटेसी नहीं रहती, रियलिटी बदल जाती है। आप सोचें मैं अब एक कंफर्टेबल ज़िंदगी बसर करता हूँ, लेकिन अब भी मैं 12 से 16 घंटे काम करता हूँ और खुशी से करता हूँ। अच्छा, अगर मैं ना करूँ तो मेरी जगह कोई और नहीं करेगा। जो करता हूँ उसके लिए जो गोल्स मैंने बनाए होते हैं, ये साथ साथ वो एड्रेस हो रहे होते हैं। हर गोल फौरी तौर पे चुटकी में नहीं मिलता। एग्जैक्टली, टाइम लगता है। चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो जॉब में हो। जॉब में भी आपने जाना है तो यू नीड टू बिकम, आपको इंटर्नशिप पहले करनी पड़ेगी, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है। अच्छा, इंटर्नशिप में 10 लोग होंगे, आपको उनमें टॉप पे होना चाहिए। तो जब तक हम कमिटेड नहीं होते और अंदर से वो एक आग नहीं लगती कि मैंने ये करना है। अच्छा, इसी तौर पे मैंने देखा कि जिन लोगों का दिल खाली होता है उनकी रूह खाली होती है और उन्हें खुशी ना उनके चेहरे पे आती है, ना लिप्स पे आती है, ना चिक्स पे आती है। अच्छा। आप उनको बिल्कुल खाली वो ढोल जैसे होते हैं। अच्छा। चूंकि जो पेट है, जो जिस्म है, इसको खुराक चाहिए, हम उसको देते हैं। रूह को भी तो खुराक चाहिए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, रूह की खुराक हम नहीं जान पाते। दुनिया कहती है स्पिरिचुअल अपलिफ्टिंग। जिस रब ने बनाया है उससे आप जुड़ोगे नहीं, उसका शुक्र नहीं अदा करोगे, उससे नेमतें ज़्यादा लोगे नहीं, तो कैसे चलेगा। इसी तौर पे अगर सोशल लाइफ में आपकी गोल सेटिंग नहीं है तो बीवी नाराज़, बच्चे नाराज़, माँ नाराज़, बाप नाराज़, बहन भाई नाराज़, तो अकेले आप कहाँ डुगडुगी बजाएंगे। एग्जैक्टली। अगर आप बिजनेसमैन अच्छे हैं और वहाँ पर आप कामयाब है, घर पे आपका रवैया ठीक नहीं है या नाराज़ हैं, उनके साथ रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, तो आप फिर भी कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा, इसी तरह मैंने बहुत से बिजनेसमैन देखे, दे वर अर्निंग अ लॉट, लेकिन जिनके साथ वो काम करते वो उनको रिस्पेक्ट नहीं करते, दे वर नॉट कंफर्टेबल विद देम। सो होली आपकी रिप्यूट बाहर निकल जाती है। उनको भी अपने गोल बनाने चाहिए कि मुझे अपनी जो अच्छी रेपो है वो कैसे बनानी है। देखिए, जिंदगी में अब तो बैंक में भी जाए ना अकाउंट खोलने, वो पूछते हैं कि आपकी गुडविल कैसी है। तो गुडविल की भी प्राइस है, गुडविल भी एक गोल है। यानी गुडविल, आप जहाँ जाते हैं आपसे पहले आपकी गुडविल पहुँचती है। हाँ जी, चाहे आपकी शक्ल पहुँचे, आपकी आवाज़ पहुँचे, आपके जुमले पहुँचे। जो लोग लिखते हैं उनकी गुडविल अलग है, जो लोग बोलते हैं उनकी अलग है। तो जिंदगी में जो लोग हमें सुन रहे हैं, हाँ जी, लाइक इनमें से बहुत सारे यंगस्टर होंगे, लड़के और लड़कियां, तो जो आईना बताता है वो गोल नहीं है। आईना आपको अप्रिशिएट करेगा, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी आंखें अच्छी हैं, तुम्हारे वजूद अच्छा है। अब गोल आपको वहाँ ये बनाना है कि मुझे ज़िंदगी में किस शोबे में आगे जाना है। अच्छा, आगे क्यों जाना है? क्या सिर्फ दौलत के लिए? इज़्ज़त भी चाहिए, मोहब्बत भी चाहिए, शोहरत भी चाहिए, आखिरत की कामयाबी भी चाहिए। जो आपकी फैमिली है, ये नहीं हो सकता कि पैसे जमा करते रहो और खर्च करने वाला कोई ना हो। लेकिन जब आप फौत हो तो वहाँ लुट पड़ी हुई हो, तो उस वक्त वो सारी जो खिस्सत और कंजूसी की होती है वो किसी काम नहीं आती। तो आपको यानी यूरोप में मैंने देखा कि लोग अपने बुढ़ापे के साथ साथ सैर व तफरी पे जाते हैं, उसका गोल बनाते हैं। जब बहुत जॉब टॉप पे होते हैं तो अपने सीखने का गोल बनाते हैं। ठीक है। और उनकी जो लर्निंग है वो रुकती नहीं है, नेवर एंडेड, ये वो वाली होती है। आप टॉप पे भी हैं तो दे कीप ऑन लर्निंग। अच्छा, हम आमतौर पे बहुत जल्दी छोड़ देते हैं लर्न करना। मैंने बहुत से ऐसे डॉक्टर देखे हैं कि डॉक्टर बनने के बाद, अच्छा, हालांकि ये तो पहला कदम है, डॉक्टर बन गए तो दुनिया में रिसर्च तो हुई जा रही है, नई मेडिसिन आ रही है, नए जर्नल्स लिखे जा रहे हैं और नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो उनको उससे इन टच होना चाहिए। उनका गोल ये होना चाहिए कि जो लेटेस्ट नॉलेज है मेरे पास मेरे सारे लोगों से ज़्यादा हो। उन्हें अपनी डिग्री भी इम्प्रूव करनी चाहिए, उन्हें अपना प्रोफेशनल एटीट्यूड भी इम्प्रूव करना चाहिए। एक फार्मूला बना, वो बेसिकली तो उसका है परफॉर्मेंस का, कि जो हम टोटल होते हैं, हम लाइक अगर P तस्वर किया जाए तो इज़ इक्वल टू आपका नॉलेज, जो जिंदगी में हमने डिग्री हासिल की। अगर नॉलेज हमारे पास 100/100 है तो इट्स खुशी वाली बात है। फिर प्लस है स्किल, कि आपने हुनर क्या पाया। अच्छा, आपको हुनर भी आता है, कैमरा चलाना आता है, बोलना आता है, जिस शोबे में भी है, तो ये दोनों प्लस हो गए। पर ज़रब जी आपके एटीट्यूड से खाएंगे।
इफ एटीट्यूड इज जीरो, एवरीथिंग इज जीरो। तो बहुत से लोग हमारे आसपास होते हैं, बड़े पढ़े लिखे होते हैं, उनको बात करनी भी आती होती है और उनके पास इल्म भी होता है, लेकिन आप उनके साथ 2 घंटे बैठ नहीं सकते। आप 2 घंटे बड़ी बात है, 2 मिनट नहीं बैठ सकते आप उनसे। नहीं, आपको उनसे जो इरिटेशन होती है, आपको उनसे जो नेगेटिव वाइब्स आते हैं, खुद आप डिसग्रेस महसूस करते हैं। तो इसका मतलब है उस बंदे की जिंदगी में गोल्स नहीं थे, उसने टोटल जिंदगी को नहीं देखा। हमें बाकियों को तो छोड़ दें, इनफैक्ट जो अब लोग बड़े हो रहे हैं, हमारे बहन भाई होते हैं, हमारे बेटे बेटियां होते हैं, हमारे कुलीग्स होते हैं, इनफैक्ट इनको बताने की जरूरत है कि जिंदगी एक स्टूडियो की तरह है, इट्स अ पैकेज। ठीक है, सिर्फ एक चीज से, लाइक हम ये फूल रख दें तो सिर्फ इसके यानी इस जैसे 10 रख दें तो दिस इज नॉट लाइफ। जब तक ये सारा कंटेंट नहीं होगा, ये पूरा मिल के एक स्टूडियो बनाता है। तो अपनी जिंदगी में भी जब आप गोल्स बनाएंगे तो उसमें दौलत चाहिए, नौकरी चाहिए, लड़की चाहिए, और अगर खुशी मिस है तो सब मिस है। अच्छा, अगर आपकी इबादत मिस है तो सब मिस है। अगर आपका रवैया मिस है, जैसे हमें एक हदीस में बताया गया कि जिसने बड़ों की इज्जत ना की और छोटों पे शफकत ना की, तो इनफैक्ट ये हदीस इतनी नहीं है, इट्स अ गोल सेटिंग कि तुम अपने टेम्परामेंट में इतना बैलेंस लेके आओ कि जिनके साथ जियो वो तुम्हें अप्रिशिएट करें, वो तुमसे मोहब्बत करें। मुझे नहीं, मैं आई एम वेरी मच क्लियर कि हमें मोहब्बत के गोल सेट करने चाहिए। अच्छा, पर मोहब्बत सिर्फ शादी वाली नहीं होती, आपके कुलीग्स को आपसे मोहब्बत करनी चाहिए। वो पंजाबी का एक शेर है कि जब लोगों का आपसे वस पड़ता है ना, जब वहां ना हो, आपके जाने के बाद लोगों को रोना चाहिए, आपको याद कर। आप चले गए तो पंजाबी में कहते हैं मर गए मरदूद ना फाते ना दुरूद। तो वो क्या जिंदगी आपने की, इसका मतलब है आपका कोई इम्पैक्ट उस सोसाइटी में नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सो एक गोल ये हो सकता है कि आई वुड लव टू कंट्रीब्यूट एट एनी स्टेज। अभी सैलाब में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका हम नाम भी नहीं जानते, पर वो अपने घरों को छोड़ के जो उनके पास है वो लेके पहुंचे हुए हैं। अच्छा, वो हर मुश्किल मौके पे ये करते हैं, क्योंकि ये उनकी जिंदगी का गोल है कि हमें लोगों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट करना है, हमें मुश्किल में उनको निकालना है। लेकिन अगर साहब, कब से हमें ये गोल सेटिंग शुरू कर देनी चाहिए? मतलब अगर नौजवान नस्ल की बात की जाए और अब जैसे बच्चे हैं, अगर देखा जाए कि इंटर के बाद या अगर उन्होंने मैट्रिक कर लिया है, अगर बच्चों की बात की जाए, उसके बाद से अपनी गोल सेटिंग शुरू कर देनी चाहिए, वो चाहे करियर के हिसाब से हो, उसके लिहाज से हो या किसी और चीज़ के लिहाज से। अच्छा, दुनिया में जो कॉन्सेप्ट है वो 8th से है। अच्छा, 8th से। अच्छा, पहले वो कहते थे कि टीचर्स गोल सेटिंग करें। ठीक है। अभी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मे ये लगाया कि अगर कोई बच्चा प्रॉब्लम में है और वो स्मूथ नहीं है तो आपको रश करना चाहिए, उस तक पहुंचे। यानी ये डायरेक्ट मेथड कहलाता है। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे यहाँ उल्टा है, बच्चा बहता जाता है, हम तो एमए भी कर लें तो पता नहीं होता अब करना क्या है। करना क्या, एग्जैक्टली। यानी मैट्रिक के बाद यू मस्ट बी क्लियर कि मुझे पैसे वाले काम करने, हुनर वाले काम करने हैं, इज्जत वाले काम करने। तो जब आप ये नहीं करते, अभी आप एक चीज नोट करें, हमारे आसपास बहुत से हमारे कोलीग हैं जो मिड करियर सिंड्रोम का शिकार होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ये 5-6 साल बाद उन्हें एक तरह से हशर उनका हो जाता है कि मैंने क्या गलत फैसला किया। बहुत से डॉक्टर ऐसे होते हैं कि एमबीबीएस करने के बाद भी वो अपनी वो स्विच कर लेते हैं फिर। अभी देखिए, हमारी पुलिस में बहुत से डॉक्टर, लड़कियां भी डॉक्टर, वो वहां चली गई। एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे। इसी तौर पे जहां जहां भी हम होते हैं, अच्छा, अगर हमने गोल सेट प्रॉपर ना किए हों वक्त पे, जिसको आपको गोल वो है जिसके लिए आप जिए, जिससे आप मोहब्बत करें, जिसके लिए आप कीमत पे करने पे तैयार हो, जिसके लिए आपके दिन और रात खर्च कर रहे हो तो आपको फील ना हो। लाइक वो गोल ही नहीं है ना। वो गोल ही नहीं है जो आपको दुखे। आपको अगर वो बेआराम करता है, लाइक मेरी जो बेटी है, जब उसका एग्जाम होता है तो हमें कभी नहीं कहना पड़ता, वो रात सारी जाग रही होती है और टहल रही होती है और याद कर रही होती है। नहीं, अब उसको गोल सेट है कि मुझे टॉप पे ही रहना है। और उसको टॉप पे क्यों रहना है कि 0.5 नंबर से भी आपका करियर मिस हो जाएगा। तो 0.5 भी मिस नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए कहीं और से मदद नहीं आएगी। अच्छा, ये जितना आप क्लियर होंगे अपनी पोजीशन के लिए, आप उसके गोल सेट करोगे। फिर गोल होंगे 3 तरह के, इसे हम कहते हैं स्मार्ट गोल या शॉर्ट गोल। फिर एक मिड होते हैं, मीडियम वाले,
एक लॉन्ग लॉन्ग टर्म वाले। हाँ जी। अच्छा, हम किताबों में तो ये पढ़ते हैं, आम तौर पे हम इस पे बिलीव नहीं करते। मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, यदि शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, कई हफ्तों से मेरी फजर की नमाज खराब हो रही थी, मिस हो रही थी। देन आई मेड ए गोल कि मैं क्या करूं, तो मैंने रात को जल्दी सोना शुरू किया, 2 की बजाय 11 बजे। अच्छा, अब सोचता था कि किससे को मुझे उठाए, तो दूसरा मदद नहीं कर सकता, आपको खुद उठना है। तो अभी आजकल 5 बजे फजर होती है, तो मैं वक्त पे पहुंच जाता हूँ। 2 हफ्ते लगे मुझे अपने जिंदगी के मामूल को थोड़ा एडजस्ट करने में। इट वॉज ए शॉर्ट टर्म। अगर लॉन्ग टर्म में मुझे जन्नत चाहिए, और वो भी जन्नतुल फिरदौस चाहिए, तो फिर अपना एटीट्यूड भी बदलना होगा। अपनी ज़िंदगी के कुछ बुरे, क्योंकि वहाँ तो अल्लाह सच्चे लोगों को बहुत पसंद करता है, फिर वो वाले तर्ज अमल इख्तियार करने होंगे। अगर किसी का हक दबाया है तो उसको भी छोड़ना होगा। जो मीडियम वाले हैं, ये हैं 5-10 साल वाले, कि जिसमें जब आप करियर पे होते हैं तो फिर आप उसको कैसे सस्टेन करो, कैसे रिटेन करो। यानी जिस मनसब पे आप बैठे हो, तो गोल ये होगा कि मुझे कैसे इसको सस्टेन करना, कैसे पॉलिश करना है कि मैं इसको इतना लंबा अरसा लेके चल पाऊँ। ठीक है जी। अख्तर अब्बास साहब, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, हमारे साथ मौजूद है। साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। गोल सेटिंग्स के हवाले से जनाब हम बात करते हैं कि अगर आपने कामयाब होना है अपनी ज़िंदगी में, तो अपने गोल्स को सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनका तयन करना ज़रूरी है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल डिस्कस करते हैं। और लाहौरियों के मसाइल में बेतहाशा इजाफा होता ही जा रहा है, क्योंकि मुल्क के बेशतर इलाकों में आने वाले सैलाब से तबाही के असरात सब्जी मंडियों तक भी पहुंचने लगे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में प्याज और टमाटर की फसल तबाह होने से कीमतों में 2 गुना इजाफा हो चुका है। लाहौर की सब्जी मंडी में टमाटर और प्याज की किल्लत भी पैदा हो रही है। सप्लाई कम होने की वजह से सब्जियों और फलों की कीमतें कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं। पहले ऑलरेडी कुव्वत खरीद से बाहर थी, अब और ज़्यादा हो चुकी हैं। और आने वाले दिनों में ये सूरत हाल मज़ीद ख़राब होने के खदशात भी पैदा होने वाले हैं। तो अगर हुकूमत की जानिब से बर वक्त मनसूबाबंदी ना की गई, तो मुल्क में महंगाई का एक नया सुनामी भी आने को तैयार है। तो मंडियों में सब्जियों और फलों की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से जानेंगे। इंतजामिया की जानिब से हालात के पेश नज़र क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शहजाद चीमा साहब, हैं सेक्रेटरी मार्केट कमेटी लाहौर हैं। शहजाद साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। शहजाद साहब, ये जो सारी सूरत हाल बनी है, कीमतें पहले ही बहुत ज़्यादा आसमान को छू रही थी, ये सारी सिचुएशन से पहले ही, फलों की हो या फिर वो सब्जियों की है, अब और ज़्यादा किल्लत हो रही है, ख़ासतौर पर टमाटर और प्याज की बात हो रही है। तो मैं जो सुबह स्टैटिस्टिक देख रही थी, या कल जो मेरी नज़र से भी गुजरे हैं और जिसका मैंने एक्सपीरियंस भी किया है, टमाटर जो है 500 रुपये किलो मिल रहे हैं। मतलब 500 रुपये किलो किसी के कुव्वत ख़रीद में नहीं आते हैं। और प्याज की भी यही सूरत हाल है, तो किस तरह इसको कैटर किया जाएगा? अच्छा, इसमें ऐसा है कि ये एक कुदरती आफत आई है, सैलाब। जो टमाटर की फसल होती है ना, ये सिर्फ 1.5 माह की फसल होती है। अच्छा। यानी ये नहीं कि पंजाब में टमाटर नहीं होता, पंजाब में भी होता है। और इसका 15 अप्रैल से लेके ये 30 मई तक का इसका टाइम है। अच्छा। यानी 1.5 महीने की फसल है। इसके बाद फिर बलोचिस्तान का शुरू हो जाता है, फिर वो 3-4 माह रहता है, मुख्तलिफ इलाके उसके चलते हैं। फिर इसी तरह से सवात का शुरू हो जाता है, और फिर सिंध का। एक साइकिल होता है, और ये 12 महीने के ही एक इलाके से फसल नहीं आती। अनफॉर्चुनेटली अभी जो इलाका चल रहा था, जहाँ से पूरे पाकिस्तान को टमाटर जाना था, वो बलोचिस्तान था। और बलोचिस्तान में इतना फ्लड आया कि 80% फसल हमारी जो ज़ाया हो गई, फ्लड की नज़र हो गई। तो उसको कैटर करने के लिए गवर्नमेंट ने मनसूबाबंदी की। हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इस पर बहुत एक्टिवली काम कर रहा है, और फोरकास्टिंग की कमेटीज़ हमारी बनती हैं, स्पेशल सेक्रेटरी हैं, डीजी साहब हैं। और उसमें हम पिछले दिनों भी मीटिंग हुई, और हमने इनकरेज किया आड़तियों को, जो कमीशन एजेंट्स हैं, कि अपने नेबरिंग कंट्री से मंगवाएं। अच्छा। ताकि जितनी ज़्यादा अराइवल होगी, प्राइसेस स्टेबल हो सकेंगी। तो अभी तकरीबन अफगानिस्तान से मैक्सिमम हम 100 के करीब बड़े कंटेनर्स आ रहे हैं डेली टमाटर के। अच्छा। प्याज के भी 20-25 के करीब आ रहे हैं। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि ईरान से भी मंगवाया जाए।
क्योंकि अभी काबुल तो हमारा महीना 1.5 महीना निकाल जाएगा, लेकिन लकीली ये हुआ है कि सवात में भी फ्लड आया, लेकिन सवात में भी टमाटर कुछ बच गया है, वहाँ से आना शुरू हो गया मंडियों में। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पैनिक सूरत हाल नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशानी की। किलो आपको पैनिक नहीं लग रहा? 500 रुपये जो है ना, देखें अभी हमारे आप जो विजिट तो करें जाके मार्केट बिल्कुल में। मैं डेली विजिट करता हूँ, ऑक्शंस भी देखता हूँ और बाकायदा रेट्स भी निकालता हूँ। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल रेट्स देता जो हूँ। निकाले जाते हैं कमेटी की तरफ से वो अलग होते हैं, लेकिन जो खरीदारी हो रही होती है और जो बिक रहे होते हैं वो बिल्कुल बरअक्स होते हैं उसके रेट्स। आप ठीक कह रही हैं। अच्छा, ऐसा है कि थोड़ा सा हमारी आवाम को थोड़ी अवेयरनेस दें। अभी आपके प्लेटफॉर्म पे मैं बताऊंगा, कल हमारे सेक्रेटरी एग्रीकल्चर ने एक ऑप्शंस दी कि भाई आप मार्केट से एक्सप्लोर करें कि टमाटो जो उसकी पेस्ट होती है वो कैसे अवेलेबल है। अच्छा। तो मैं पर्सनली मुख्तलिफ स्टोर्स पे गया, मैंने देखा और मुझे खुशी हुई कि 3-4 पाकिस्तानी ब्रांड हैं जो कि टमाटो की पेस्ट अच्छे स्टोर्स पे अवेलेबल हैं। जो हमारे बड़े मल्टीनेशनल स्टोर्स हैं, वहाँ पे जो नेशनल चेन स्टोर हैं वहाँ पे अवेलेबल हैं। और मैंने देखा कि जो सारी पाकिस्तानी मेड थी, टिन पैक में थी, और 800 ग्राम का पैकेट जो है वो 395 रुपए का था। अच्छा। वो 395 में अब 800 ग्राम का अगर पैकेट लेते हैं, जैसे आप कह रही हैं कि 500 रुपये आपने टमाटो लिया है, तो वो अगर 800 ग्राम है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करें, यानी 3 kg टमाटो के बराबर उसका इफेक्टिवनेस है उसकी। अब 1 चम्मच डालेंगे उसमें तो आपका वो खाना बन जाएगा। तो वाई नॉट, अगर टमाटो का रेट ऊपर चला गया तो आप उसकी पेस्ट ले लें। उसके बड़े स्टोर ऊपर नहीं जाएंगे, आपको नहीं लगता? नहीं, ऊपर कैसे जाएंगे, वो तो एक ऑलरेडी उन्होंने जब सस्ते टमाटर थे लेके पेस्ट बना ली, महंगे टमाटर पे तो पेस्ट बनती नहीं है। तो ये अल्टरनेट बड़ा अच्छा है। हाँ, आपने अभी सैलाब ज़दगान के हवाले से जो सारी कैंपेन चल रही है, आपने टेंट की कीमतें नहीं देखी, आपने बाकी चीज़ों की कीमतें नहीं देखी, तो यहाँ पर जब भी किसी चीज़ की किल्लत आती है उसका अल्टरनेट यूज़ किया जाता है, उसकी कीमतें भी बढ़ जाती हैं। तो ये सिचुएशन होती है हमारे यहाँ पे। बिल्कुल आप सही कहती हैं, लेकिन ऐसा इतनी किल्लत नहीं होने लगी, को बहुत पैनिक सूरत हाल नहीं होने लगी। उसकी वजह यह है कि हमारे पाकिस्तान में अभी सवात का एरिया शुरू हो गया। मेरी कल मीटिंग हुई है कमीशन एजेंट से, आड़तियों से, तो हमारी मंडियों में सवात का टमाटर आना शुरू हो गया है। और काबुल का भी 1.5-2 महीना चलेगा, उतनी देर तक ईरान से भी आ जाएगा। तो इतना ऐसा वो पैनिक सूरत हाल नहीं। कल हमारा रेट 320 रुपये पे गया था। कल फिर उसके बाद जब अफगानिस्तान से टमाटो के ट्रैक्स ज़्यादा आए हैं तो 80 रुपये का रेट का एकदम डिप आई है, नीचे आया है। आज हमने जो नोटिफाई किया है वो 250 किया है। अच्छा। यानी 225 हमारी एवरेज आई थी, मैक्सिमम ऑक्शन की 25 रुपये उसमें प्रॉफिट ऐड किया, 250 रुपये रेट दिया। और मैं बड़े स्टोर्स जितने हैं, ये आप मार्केट का रेट बता रहे हैं 250, अभी आज ओपन मार्केट का आज का रेट, ठीक है, कल 320 था, आज 80 रुपये रेट नीचे आया है। ठीक है। और जो बड़े स्टोर्स कहते हैं ना कि हमें मिलता नहीं है, तो मैं ये बिल्कुल अल्लाह कहता हूँ कि आपको 1 बैग चाहिए या 1000 बैग चाहिए, हम अपनी रेट लिस्ट से नीचे लेके देने के लिए तैयार हैं। हाँ, बिल्कुल मिलता है मंडी से। आप अपने 2-3 चीज़ें, जो आलू प्याज टमाटर जो है ना, इसका हमने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने, डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा कि इसका कोई डीसी काउंटर लैदा से नहीं होगा, इसका नोटिफाइड रेट ही होगा। और मैं बड़े स्टोर जो हैं उस पर जाके चेक करता हूँ, वो वही रेट पे मिलती हैं तीनों चीज़ें। अच्छा। हम कहते हैं 5000 चीज़ें आपने दूसरी अपनी मर्जी से बेचें, ये गरीब की ज़रूरत है, आलू प्याज टमाटर, इसको आपने उसी रेट पर बेचना है, और वो बेच रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि आपको गली मोहल्ले की दुकान पे चीज़ें महंगी मिलेंगी, बड़े स्टोर्स पे आपको चीज़ें, ये 3 चीज़ें आलू प्याज टमाटर कंट्रोल रेट पे मिलेंगी। इसकी इतनी सस्ती की हुई है। तो इंशाल्लाह ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे प्राइसेस स्टेबल होंगी, अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, और कोई बहुत परेशान कुन सूरत हाल नहीं होने लगी इंशाल्लाह। प्याज की क्या सूरत हाल है सर? हाँ, प्याज भी अनफॉर्चुनेटली सारा बलूचिस्तान से आ रहा था जी। तो वहाँ से बारिश की वजह से भीग गया, कुछ सैलाब की नज़र हो गया। लेकिन अब लकीली कुछ इलाके जो भी नए शुरू हो रहे हैं वहाँ के, बलूचिस्तान के कोयटा के नज़दीक, वो अभी ठीक हैं, बच गए हैं। वहाँ से अब प्याज आना शुरू हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उसकी राइवल बढ़ेगी। फिर हमारे पास अफगानिस्तान से भी प्याज आ रहा है, ईरान से भी हम शुरू कर देंगे। तो प्याज की कीमतें भी आने वाले दिनों में बहुत ऊपर नहीं जाएंगी, इंशाल्लाह स्टेबल रहेंगी और ग्रेजुअली नीचे आएंगी। अभी क्या कीमत चल रही है? आज हमने 210 रुपये नोटिफाई किया मैक्सिमम रिटेल प्राइस। देखिए पूरी दुनिया में महंगाई हो गई है और ये कुदरती आफत आई और इस वजह से ये हमें फेस करना पड़ा, वरना प्याज की आज तक कभी इतनी प्राइस गई नहीं है। लेकिन ये भी है, एक हकीकत है कि जब सप्लाई कम हो तो प्राइसेस ऊपर जाती है, नेचुरल है। लेकिन अब सप्लाई आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी और प्राइसेस भी नीचे आएंगी। इस पर बहुत काम हो रहा है, हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल काम कर रही है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दिन रात इस पर लगा हुआ है। हमारे सेक्रेटरी साहब, स्पेशल सेक्रेटरी साहब रात 12 बजे तक यही मैसेजेस आते रहे हैं कि ये चीज़ देखें, ये देखें, मीटिंग करें। आज भी मीटिंग्स हैं।
तो बिल्कुल गवर्नमेंट इस पे है, काम कर रही है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको रिजल्ट नजर आएगा इसका। कर रही होगी, नो डाउट कर रही होगी हुकूमत काम, लेकिन कीमतों का किस तरह तयन सर किया जाता है? देखिए ओपन ऑक्शन होती है, कल हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब खुद मौके पे गए हैं, उन्होंने ऑक्शन नोट की है। अच्छा। उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। किसने कंट्रोल करना है? नहीं, उस पर देखिए ना, ये तो डिमांड एंड सप्लाई है। जब ज्यादा माल आ जाता है, कल कम आया था माल तो हमारा 320 टमाटर का रेट था, आज ठीक है। ज्यादा गाड़ियां आ गई 80 रुपये नीचे आ गया, आज और ज्यादा आ जाएंगी और नीचे आ जाएगा। यानी ये तो डिपेंड, उसको डिसाइड करना होता है जो परचेजर होते हैं, उन्होंने करना होता है कि अगर थोड़ा माल आए तो ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया में ऐसे ही है, सप्लाई एंड डिमांड चलती है। लेकिन जो हम लोग छोटे छोटे बाज़ारों में जाके वहाँ पर जो सब्जी वाले बेच रहे होते हैं, वहाँ पर भी कोई हमें लिस्टें नज़र आ रही होती हैं लगी हुई, लेकिन उसके बरअक्स ही कीमतें और उनको बेचा जा रहा होता है। इसको कौन कैटर करेगा, इसको कौन देखेगा? इसके लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, उसमें तो कहीं हमें नज़र नहीं आते। हम रोज़ाना की बुनियाद पर शहजाद साहब अपने देखने वालों को दिखाते हैं, मार्केट की सूरत हाल बताते हैं, कौन कौन सी सब्जियाँ महंगी हुई हैं, कौन कौन से फल महंगे हुए हैं। कोई हमें मजिस्ट्रेट वहाँ पर नज़र नहीं आता जो इन चीज़ों को कंट्रोल कर रहा हो, जो महंगाई को और कीमतों को खासतौर पर कंट्रोल कर रहा हो। आप सही कह रही हैं। अब 63 प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं पूरे लाहौर में, मैं तो 50,000 सही कह रही हूँ दुकानें सर, मैं आप तो सही कह रही हैं। उन लोगों के बारे में कह रही हूँ, क्योंकि हमारे घर भी रोजाना की बुनियाद पर ये चीजें आ रही होती है और हमें पता होता है, आपके घर भी जारी होती है, तो हम सबको पता है कि कितनी महंगाई हो चुकी है और जो हमसे निचला तबका है वो नहीं खा सकता, वो ये चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता। जो रोजाना की बुनियाद पर अगर जिसने 500 रुपये दिहाड़ी लेकर जानी है घर पे, वो 500 रुपये में क्या क्या लेकर जाएगा? बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन यह है कि कुछ आवाम का भी इसमें फर्ज है कि वो देखे कि रेट्स क्या हैं। अगर नियरेस्ट मंडी है, हमारे मॉडल बाजार हैं, देखें अच्छा। 10 के करीब मॉडल बाजार फंक्शनल है लाहौर में, किसी को हर आबादी के करीब 3 होगा। इसके बाद संडे बाजार भी लगते हैं। बेस्ट एग्जांपल हमारी रेट लिस्ट की जो इन्फोर्समेंट की या इम्प्लीमेंटेशन की मॉडल बाजार में, अच्छा। उनको कोई सब्सिडी नहीं है। वो मॉडल बाजार वाले हमारी रेट लिस्ट पे क्यों बेचते हैं? उनको वारा करता है तो बेचते हैं ना। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि उनकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा सेल हो जाती है और थोड़ा प्रॉफिट भी उनके लिए काफ़ी मार्जिन बन जाता है। गली मोहल्ले के दुकानदार करते क्या है, उन्होंने थोड़ा थोड़ा सामान लेके आना होता है। वो कहते हैं जी मेरी दिहाड़ी भी, मेरे बेटे की दिहाड़ी भी, बिजली का बिल भी, दुकान का किराया भी, ये सारा मैंने 10,000 की सब्जी लेके आया ना पूरे दिन में, इससे मैंने 10 का 20,000 कमाना है। तो वो अगर थोड़ा सा रेस्टन कर लें तो वो इतनी ज़्यादा प्राइस पड़ेंगी नहीं। अदरवाइज मंडियों में भी रेट्स पे इम्प्लीमेंटेशन मॉडल है। बाजारों की सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ शहजाद साहब, आपने मॉडल बाजारों की बात की है। हमें मॉडल बाजारों में भी 2 कैटेगरीज नजर आ रही होती है। एक वो है जो मार्केट के रेट पर ही चीज़ें दे रही होती हैं, और एक वो रेट है जो सस्ती चीज़ें दे रहे होते हैं लेकिन वो खाने के काबिल नहीं होती, वो घर ले जाने के काबिल नहीं होती, उनकी जो क्वालिटी होती है वो नहीं ठीक होती है। मतलब हमें सही आटा नहीं मिलेगा वहाँ से, सही सब्जियां नहीं मिलेंगी जो हम लोग घर में जाके पका सकते हैं। तो उन पर भी फिर चेक एंड बैलेंस करना चाहिए अगर आप लोगों ने रिलीफ देना है। बिल्कुल है, वहाँ पे एक सुपरवाइजर है, बाकायदा मॉडल बाजार के इंचार्ज है पूरे वहाँ पे। उनका एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो चेक करते हैं, खुद रेट्स जारी करते हैं। और इवन वहाँ पे सहूलत बाजार कायम किए गए हैं जो हमारी रेट लिस्ट से भी नीचे सेल करते हैं। 3-4 रुपये का उसमें मार्जिन होता है। और कैटेगरीज उन्होंने रखी हुई होती हैं हर सब्जी की कि अच्छा ये आप लेंगे तो ये आपको इतना सस्ता मिलेगा, तो ये आप देख लें कि आपने लेनी है कि नहीं, और अगर आपको बेहतरीन और मयारी चीज चाहिए तो वो आपको इतने पैसों में मिलेगी, उसमें कोई रियायत नहीं। वो तो कैटेगरी हमने रेट लिस्ट में भी दी हुई है, अव्वल, दोम, सोम। अगर अच्छा प्याज का साइज लेंगे तो रेट ज्यादा है, दोम का कम है, सोम का इससे कम है। कैटेगरी तो हर जगह पे होती है। वो कोई गरीब आदमी नहीं अच्छे वाला ले सकता, वो सोम क्वालिटी ले ले, दोम ले ले। तो इसलिए वो सबकी सहूलत के लिए चीजें रखी होती हैं। लेकिन कोई भी कैटेगरी हमारी रेट लिस्ट से ऊपर नहीं होगी, ये तो कंफर्म है। वहाँ पे ये इम्प्लीमेंटेशन कंफर्म है, वहाँ पे इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अच्छा, ये आप गारंटी देते हैं? गारंटी दे रहे हैं, गवर्नमेंट ओन है ना, भी गवर्नमेंट चला रही है उसको। अच्छा, तो गवर्नमेंट कैसे उसको ओवरचार्ज करने देगी? नहीं करने देगी। वो तो गवर्नमेंट के अंडर आता है ना। तो जो बाकी चीजें, बाकी मार्केट में जो मनमानी कीमतें ली जा रही हैं उसकी भी तो गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है। कमेटीज हमें ये बनाई गई है, बिल्कुल नजर नहीं आती हमें। अभी हमारी परसों मीटिंग हुई है, जो मोहम्मद अली साहब डिप्टी कमिश्नर आए हैं, कल मंडी भी आए हैं, हमारी ऑक्शन देखेंगे। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात उन्होंने की है, उन्होंने कहा कि हर प्राइस मजिस्ट्रेट कम से कम 50 इंस्पेक्शंस, 50 दुकानें विजिट करेगा। लेकिन जुर्माना बहुत ही, अगर एक्सट्रीम लेवल पे कोई वायलेशन करता है तो उसको जुर्माना करें। जुर्माना ना करें, अपनी प्रेजेंस शो करें, डिस्प्ले ऑफ प्राइस लिस्ट करें, उसको इंश्योर करवाएं कि उस लिस्ट पे सेल करें, जुर्माना कम से कम करें। अच्छा। तो ये एक बड़ी अच्छी चेंज है। अब मैं खुद अपने काम के अलावा डेली 50 दुकानें इंस्पेक्ट करता हूँ। अच्छा। बीइंग ए प्राइस मजिस्ट्रेट, और उसकी पिक्टोरियल एविडेंस GPS कैमरे के साथ वो एक प्राइस उसमें लगाता हूँ मैं।
तो ये जब हर मजिस्ट्रेट 50 दुकानें देखेगा रोजाना तो इलाके daily। चेंज होते हैं आपके? नहीं, इलाके तो उन्होंने डिफाइन किए हुए हैं कि ये पुलिस स्टेशन में ये अच्छा। मजिस्ट्रेट देखेंगे, ये देखेंगे। अच्छा। तो वो इस तरह से फ़र्क आ रहा है, चीज़ें आ रही हैं। अब बंदा अपनी ड्यूटी के अलावा जब ये भी ड्यूटी पूरे ईमानदारी से करेगा तो डेफिनेटली फ़र्क होगा। बड़े स्टोर्स पे भी फ्लैक्सेस लग रही हैं, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट इस पे है तो काम कर रही है। बेहतरीन नहीं, वो नज़र हम आएगी। ये नहीं कह रहे, हाँ, इसमें नो डाउट हम भी कहते हैं कि गवर्नमेंट काम कर रही है, लेकिन कहीं पर लूप होल्स हैं जिनको हर फुलफिल जगह करने पे, की बिल्कुल। ज़रूरत है। आपको भी पता है कि कहाँ पर ये चीज़ें लैक कर रही होती हैं जिनको हमें अपलिफ्ट करना है। दूसरा, हम मंडियों की सूरत हाल के वाले से देखें ना शहजाद साहब, तो वहाँ पर गंदगी का, सफाई का निज़ाम बिल्कुल ना होने के बराबर है। ये थोड़ी सी बारिश हुई होगी, आप वहाँ का विजिट कर लें, वहाँ पर कीचड़ ही कीचड़ होगा। वहाँ पे वासा का कोई बंदा, हमें LWMC का बंदा नहीं नजर आएगा। उनसे हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की तो उन्होंने कहा ये हमारे अंडर नहीं आता, ये मंडियों को खुद ही उन्होंने अपना मैकेनिज्म बनाया हुआ है। तो इस चीज़ को किस तरह कैटर किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जाने के हालात भी नहीं होते हैं अगर ये बारिश हो जाती है तो। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है। एक मंडी जो होती है ना, ये 50 साल के लिए काफ़ी होती है। हाँ। अभी जो इधर हमारे काना काशा मंडी बनी है, उसका नया इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे आपको ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी, ना गंदगी नज़र आएगी, ना पानी नज़र आएगा, क्योंकि वो 2012-13 में बनी है। सिमिलरली आप इधर आ जाते हैं बदामी बाग मंडी, ये बनी है 1968 में। अब देखिए हमारे पैदा होने से भी पहले की मंडी बनी है। उस वक्त रेडों पे माल आता था और छोटी छोटी पिकअप्स भी यहाँ आती होगी, रेडियो पे आता था। अब वहाँ पे 22 व्हीलर कंटेनर आते हैं, बड़े बड़े कंटेनर आते हैं, और आबादी इतनी ऊंची हो गई है कि आप देख ले कि 50-60 साल के बाद जब वहाँ पे रोड लेवल से 5 फीट नीचे चली गई है, होता क्या है, जब बारिश होती है ना तो वो साइड की आबादियाँ बढ़ गई हैं, वो डिप्रेशन में चली गई हैं। ना सिर्फ के आसपास की आबादियों का पानी, बल्कि गंदगी भी सारी पानी के साथ मंडी में आ जाती है, और उसको निकालते हुए उसका ब्लॉकेज आती है। वास्ता वाले दिन रात काम वहाँ पे करते हैं, अभी भी चल रहा है। मैं अभी पूछा है, मोटरें चल रही हैं, पानी वहाँ आया है तो निकल जाएगा। लेकिन उसकी शिफ्टिंग के लिए कल DC साहब से मीटिंग हुई, हमारे सेक्रेटरी एग्रीकल्चर ने कहा कि इस मंडी को शिफ्ट करें यहाँ से। तो उन्होंने मेरे सामने DC साहब ने जो अपने असिस्टेंट कमिश्नर्स को हुक्म दिया है कि जगह देखें, आज सेकंड हाफ में हमने जगह देखने जाना है। अच्छा, ठीक है, मतलब उस पर वर्क शफल हो रहा करने के है। हवाले हाँ से जी। वर्क हो रहा है, ठीक है। जाहिद साहब नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है जनाब। उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। शहजाद साहब और हम तो यहाँ पर बैठ के मार्केट की सूरत हाल के बारे में जान रहे हैं, और उनसे मैं पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि महंगाई कहाँ तक पहुँची है। उनकी तरफ से सब अच्छे की रिपोर्ट ही जारी की जा रही है। तो जाहिद साहब हमें बताएंगे कि एक्चुअल सूरत हाल क्या है मार्केट में, महंगाई की क्या सूरत हाल है, प्याज और टमाटर की जो किल्लत है वो बरकरार है या आने वाले दिनों में हो सकती है कि नहीं। जाहिद साहब बताइएगा महंगाई की सूरत हाल आज की। अच्छा, ये साहब जो बात कर रहे हैं कि ये 50 साल के लिए मंडियां बनती हैं या कोई भी प्लान बनता है 50 साल के, उसका एक हदफ रखा जाता है। तो सिर्फ इतना अर्ज करना था कि इर्द गिर्द जितनी तहकीकी इमारतें हैं लाहौर शहर में, वहाँ कहीं आपको सैकड़ों साल पुरानी है, लेकिन कहीं पर ये सूरत हाल नजर नहीं आती जो कि हमारी तैयार करदा हुई चीजों की होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं कोताही खामी होती है, जिसकी वजह से इस किस्म के हालात पैदा होते हैं। बदामी बाग सब्जी मंडी की बारिश में या बारिश के बाद भी ये सूरत हाल होती है और नाकाबिले बयान है। वहाँ पर लोग सिर्फ या आम ग्राहक जो जाता है वहाँ से जो हाल करके आता है, वो अगर हम दिखाते रहते हैं तो वो इंतहाई तकलीफ से होता है। तो अब महंगाई की अगर हम बात करें तो महंगाई की सूरत हाल इस वक्त ये है कि इस वक्त सैलाब पर सारा मलबा डाला हुआ है कि सैलाब की वजह से, और यकीनन इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है कि सैलाब की वजह से फसलें बहुत ज्यादा मुतासर हुई हैं, जिसकी वजह से इस किस्म की सूरत हाल है। और गुज़श्ता रोज तो ये सूरत हाल थी कि जो टमाटर का रेट है वो चिकन ब्रायलर गोश्त से भी ज्यादा था। तकरीबन 450 से 500 रुपए फी किलो लाहौर शहर में टमाटर कल फरोख्त हुआ है, जबकि चिकन ब्रायलर तकरीबन 350 रुपए फी किलो था। तो इसमें यकीनन मौसम के असरात शामिल हैं, जिसकी वजह से टमाटर की फसल, टमाटर की ट्रांसपोर्टेशन और इसी तरह प्याज की भी यही सूरत हाल है। प्याज की जो आज सरकारी रेट है वो 210 रुपए और मार्केट में इसे 250 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। दीगर भी जितनी सब्जियां हैं वो कोई सब्जी लेकिन जाहिद साहब, मैंने शहजाद साहब से पूछा है, मैंने उन्हें बताया है कि 450-500 के करीब जो है वो टमाटर बिक रहा है। तो उनका कहना है कि ऐसा नहीं है और टमाटर की कोई किल्लत भी नहीं है, टमाटर बाहर से हम लोग मंगवा भी रहे हैं और 350 इसके करीब तक मिल रहे हैं। चलें जी, ये तो फिर उससे भी बड़ी
बात है कि अगर किल्लत भी नहीं है चीज की और 350 रुपए, अगर इनकी बात भी मान ले तो 350 भी चिकन ब्रायलर गोश्त के बराबर है। हम इनकी बात ही मान लेते हैं कि 350 रुपए मिल रहा है, तो 350 रुपए भी अगर मिल रहा है तो ये अपनी क्या कारकर्दगी बेहतर कहेंगे कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। और साथ ये भी अगर बताया जाए आवाम को किल्लत नहीं है, किल्लत नहीं है तो 350 रुपए किलो कैसे हो गया कि 170 रुपए 60 रुपए किलो वाली चीज 350 रुपए अगर हुई है तो किल्लत हुई है, तो 350 रुपए किलो हुई है ना। तो बारिश और सैलाब यकीनन इस पर असरअंदाज हो रहा है और इसमें यकीनन हुकूमत फौरी तौर पर कुछ नहीं कर सकती। जो इस वक्त सूरत हाल है, कोई भी हुकूमत हो वो अब इस सूरत हाल जो हंगामी एक जंगी सूरत हाल खिलाफ की वजह से पैदा हुई है, लेकिन कम अज कम ये कहना कि महंगाई नहीं है या महंगाई की सूरत हाल नहीं है, ये किसी तौर पर दुरुस्त नहीं है। इसके अलावा दीगर जितनी सब्जियां इस वक्त, पहले ये होता था कि अगर महंगाई होती तो कोई एक या दो सब्जी 100 या 150 रुपए फी किलो होती थी और बाकी 50-60 रुपए फी किलो मिल रही होती थी। अब ये सूरत हाल है कि कोई एक सब्जी भी इस वक्त मार्केट में 100 रुपए कम अज कम और 150 रुपए फी किलो से कम पर दस्तियाब नहीं। सबसे सस्ती सब्जी पालक है जो कि 70 से 80 रुपए फी किलो इस वक्त दुकानों पर मिल रही है। इसके अलावा कोई सब्जी इस वक्त 100 रुपए किलो से कम नहीं है। तो महंगाई यकीनन बहुत ज्यादा है। हमारे सरकारी इदारों-ओ-शुमार ये जाहिर करते हैं गुज़श्ता बरस की निस्बत 44% महंगाई ज्यादा है। तो ये एक हुकूमतों का जो इस वक्त आपस में भी एक चल रहा है कि वफाकी हुकूमत को सूबाई हुकूमत ने बुरा कहना है, सूबाई हुकूमत को ने वफाकी हुकूमत को बुरा कहना है। हालांकि कागजों में सूबाई हुकूमत की ज्यादा जिम्मेदारी होती है महंगाई पर काबू पाना। वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी अपनी जगह पे होती है कि चीजों को मेंटेन रखे, जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं वो इतनी ज्यादा ना बढ़ें जिसकी वजह से पैदावारी लागत बढ़ जाए। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से इसको कोई भी बरील जुम्मा नहीं है, ना कि सूबाई हुकूमत, ना वफाकी हुकूमत, ना कोई इदारा। प्याज के हवाले से बताइएगा, प्याज की कीमतें क्या हैं? ये प्याज की आज जो सरकारी कीमत मुकर्रर की गई है वो 210 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। और शहजाद चीमा साहब खुद भी यहाँ बैठे हैं, वो इस बात को मानेंगे कि लाहौर शहर में सरकारी रेट लिस्ट पर कोई भी सब्जी या फल अगर कहीं मिल रहा है तो वो बिल्कुल ऐसे ही है। सरकारी हाँ जी सरकारी कीमतों पे कोई भी सब्जी जो है वो बिक नहीं रही होती। चीमा साहब क्या इस पे लास्ट कमेंट क्या करेंगे आप? आपके सामने सारी सिचुएशन जाहिर साहब ने बयान की है। कि जाहिर साहब माशाल्लाह बड़े पुराने और समझदार रिपोर्टर हैं, इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का। वो सही कह रहे हैं, अगर 210 रुपये रेट है तो प्रॉफिटेरिंग करके 250 तक मार्केट में लोग बेचते हैं। लेकिन जो सैलाब की वजह से जो सब्जियां उन इलाकों से जो आ रही थी KPK से, लेकिन पूरे पाकिस्तान में एक सूबे से दूसरे सूबे में सब्जियां आती हैं, जब पंजाब की होती हैं तो बलूचिस्तान में जाती हैं। जो सब्जियां जैसे शिमला मिर्च है या भिंडी है या मटर हैं जो कि इन इलाकों से आते थे सवात या बलूचिस्तान से, वो महंगी हैं। अच्छा। जो लोकल सब्जियां जो लाहौर के सराउंडिंग में जैसे बैंगन है, कद्दू है, ये 50-55 रुपये इसका रेट है आज का। बैंगन का 80 रुपये है, पालक का भी 60-70 रुपये है। तो ये चीज़ें जो हमारे सराउंडिंग में वो सस्ती हैं अभी, लेकिन जो दूसरे सूबों से आती हैं सैलाब से डिस्टर्ब हुई वो डेफिनेटली महंगी होंगी। इसका इम्पैक्ट कुछ माह तो रहेगा। अच्छा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ग्रेजुअली जब नई फसल लगेगी तो नई चीज़ें फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मतलब आप मानते हैं ना कि महंगाई है और इसकी ग्रेजुअली इसमें कीमतें फिर भी बढ़ेंगी? नहीं, अभी इंशाल्लाह कम होंगी चीज़ें, आने वाले दिनों में कीमतें कम होंगी। अच्छा। ये सैलाब की वजह से जो इम्पैक्ट आया ये आहिस्ता आहिस्ता ज़ाइल होगा और इस पे गवर्नमेंट काम कर रही है और आहिस्ता आहिस्ता इसकी सप्लाई बढ़ाएंगे हम। और जब सप्लाई बढ़ेगी तो कीमतें ग्रेजुअली नीचे ही आएंगी। जाहिद साहब आपको लगता है? हाँ, इसमें तो कोई नहीं हो सकती कि ये सब्जियों या फलों की जो महंगाई होती है ये हमेशा मौसमी असरात के फिर असर होती है। इस पर जो दीगर अवामल होते हैं इतने ज्यादा असर नहीं होते। वही आलू जो कभी 150 रुपए किलो फरोख्त होता है, कभी वही 20 रुपए किलो मार्केट में रेडियो पर रुल रहा होता है। तो ये इस किस्म की सूरत हाल होती है। जरूरत इस चीज की होती है कि जिस वक्त वापर चीजें हों, हुकूमत के पास ऐसे टूल्स होने चाहिए कि उनको स्टोर बेहतर अंदाज में कर सके, ताकि जब चीजें ना हो, ऑफ सीजन हो जाए तो उन्हें बेहतर अंदाज में मार्केट में लाया जा सके, जो कि हम यकीनन हमारे लैग कर रहे हैं। हम कमी देखते हैं इस चीज की हुकूमती पॉलिसियों में कि स्टोरेज का हम हुकूमती सतह पर कोई ऐसा इंतजाम नहीं कर पाते कि वही टमाटर 30 रुपए किलो दुकानदार पकड़ के ग्राहकों को दे रहे होते हैं कि भाई आज ले जाओ टमाटर, और वही टमाटर अब 350 मिल रहा है। तो यानी कि कहीं ना कहीं बीच में ऐसी कोताहियां, खामियां मौजूद हैं कि जिन्हें हम बेहतर कर सकते हैं, जिन्हें करना चाहिए। खासतौर पर अगर हम स्टोरेज बेहतर कर लें तो टमाटर का रेट एक एवरेज 50 से 60 रुपए फी किलो पूरा साल रहेगा। ये अगर स्टोरेज का बेहतर इंतजाम हो। प्याज भी इसी तरह है, लहसुन भी। अब लहसुन कभी 600 रुपए किलो होता है, कभी 200 रुपए किलो होता है। तो उसकी वजह यही है कि जब फसल आती है तो जरा कीमतें कम हो जाती है, जब फिर ऑफ सीजन होता है तो कीमतें फिर बढ़ जाती है।
ठीक है जी। जाहिद आबिद साहब नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और बता रहे थे कि क्या सिचुएशन है मार्केट में। और शहजाद चीमा साहब सेक्रेटरी मार्केट हैं, मार्केट कमेटी हैं सेक्रेटरी लाहौर के। शहजाद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और यहाँ पर आए। और जनाब जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है, ख़ास तौर पर अगर सब्जियों की बात की जाए तो फल तो कहीं दूर दूर तक हम नहीं खा सकते ना, क्योंकि ऑलरेडी वो इतने महंगे हैं। और सब्जियां जो फिर भी हम लोग अफोर्ड कर पाते थे, प्याज टमाटर, उनकी का बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में शायद किल्लत पैदा हो सकती है। खुदा ना करे कि ऐसी सिचुएशन बने हमारे लिए कि एक और कहर हमारे ऊपर टूटे। तो उम्मीद ही कर सकते हैं अच्छे की, और यही कह सकते हैं कि यार सब जो हुकूमत है ख़ास तौर पर इसके ऊपर तवज्जो दे रही होती है। तो यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, मज़ीद आपसे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और अभी आते हुए आप लोगों ने मेरे पीछे एक फोटोग्राफ देखी होगी, बड़ी ही शानदार इसको कैप्चर किया गया है। और आज एक ऐसे ही आर्टिस्ट से आपकी हमने मुलाकात भी आज के इस शो में करवानी है, इस सेगमेंट में करानी है। और आपको पता है पाकिस्तान का जितना भी टैलेंट होता है उनको हम अपने इस शो पर, इस प्लेटफॉर्म पर बुलाते हैं ताकि उनकी जो चीज़ें हैं, उनकी अचीवमेंट जो है वो आप तक पहुंचाई जा सके, आपको पता चले कि पाकिस्तान में क्या क्या टैलेंट मौजूद है। तो आज भी एक ऐसी ही टैलेंटेड लड़की मेरे साथ मौजूद है। फोटोग्राफी आपने बहुत सारे लड़कों को करते हुए देखा होगा, लेकिन उन्हें फोटोग्राफी में महारत हासिल है, खूबसूरत फोटोग्राफी करती हैं। जो मेरे पीछे आपने फोटोग्राफ देखी थी वो भी उन्होंने खींची हुई है। और इसके साथ साथ फ्री लांसर जो फोटोग्राफर है उनके लिए एक फोरम भी रन करती हैं, उनको इकट्ठा करती हैं, इंटरनेशनली नेशनली भी एग्जीबिशंस कर चुकी हैं फोटोग्राफी के लिहाज से। और बाकी भी बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उनको वो फुलफिल कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी इसके साथ साथ कर रही हैं। तो उन्हीं से जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त रब्बानिया शर्जील मौजूद हैं, फोटोग्राफर हैं और उसके साथ साथ जनाब एंटरप्रेन्योर भी आपको कह सकती हूँ मैं। रब्बानिया, वेलकम टू जागो लाहौर। कैसी हैं आप? थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। रब्बानिया, सबसे पहले तो ये खूबसूरत से जो आपने मोमेंट्स कैप्चर किए हुए हैं, ये कहाँ के हैं, कब के हैं, किस तरह इनको कैप्चर किया है आपने? बस जब से मैं स्टूडेंट थी, आर्ट्स अच्छा। की स्टूडेंट थी, हाँ, हाँ। और फोटोग्राफी मेरा मेजर था। ओके। बस तब से आई स्टार्टेड वर्किंग फ्रीलांस, कुछ कमर्शियल काम भी किया मैगजीन्स के लिए। उस टाइम में पैसों के लिए नहीं होता था, क्रेडिट के लिए होता था, डिफरेंट मैगजीन्स वगैरह के लिए। लेकिन मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था स्ट्रीट फोटोग्राफी में। ओके। और उसकी वजह ये है कि लोगों के साथ आपका एक कनेक्शन बनता है। स्ट्रीट्स पे हमारे लोग, पाकिस्तान के लोग बहुत प्यारे हैं, उनकी कहानियाँ, उनकी बातें, उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उनके साथ आप कनेक्ट होते हो। तो बस वहाँ से शुरू किया जब आई वाज अ स्टूडेंट, एंड देन आई कंटिन्यूड। मैंने काम करती रही और उसमें कुछ सीरीज़ तो होती ही हैं, जिस तरह डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। लेकिन ये जो काम आप देख रहे हैं डिफरेंट सीरीज़ का है। कुछ में कुछ थीम्स होती हैं, कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ होता है कि आप अपने पैशन से हाँ, ठीक है। ये मुझे अंदरून का कोई हिस्सा लग रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये माधुलाल अच्छा का जो मेला होता है, मेला चरागा, जी जी, ये उसका है। और ये मुझे लग रहा है कि नहर में नौजवान नहा रहे थे, उनको आपने कैप्चर किया है। गर्मी में खास तौर पर बड़ा ये शौक पाला जाता है नौजवानों की तरफ से। ये लाहौर की एक एक्टिविटी है, तो किनार में नहाया जाता है। बिल्कुल, हाँ जी। उस चीज को आपने कैप्चर किया, और वो मेरे ख्याल से बुरके में खवातीन, ये खवातीन है, ये भी अंदरून की है तस्वीर। अच्छा। काफ़ी पुरानी, मेरे आई थिंक कॉलेज के ज़माने की है, जो अभी मैं आज आपके साथ के लिए शेयर कर रही हूँ। तो बस ये डिफरेंट फेजेस हैं, और मोस्टली लाहौर, क्योंकि आई एम बेस्ड इन लाहौर, तो कैमरा पकड़ा, गए, एक्सप्लोर किया। तो उस तरह से ज़्यादा लाहौर की फ़ोटोग्राफी है। बाकी पूरे पाकिस्तान में काफ़ी हद तक मैं एक्सप्लोर कर चुकी हूँ, लेकिन हाँ, जितना किया जाए उतना कम है। लेकिन इसका शौक कैसे पैदा हुआ? मतलब यूनिवर्सिटी में गई या उससे पहले ही फोटोग्राफी का शौक था आपको? फोटोग्राफी का तो नहीं था, क्योंकि फोटोग्राफी मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं था इस तरह के मीडियम से। अच्छा। लेकिन आर्ट से था। माय मदर इज एन आर्टिस्ट, मेरे अम्मी पेंटर हैं, रक्षंदा अतवार उनका नाम है। क्या बात है। तो घर में एक, आपको पता है कि इंस्पिरेशन घर से ही होती है, और अपनी फैमिली में देखना, अपने घर में देखना,
पेंटिंग देखना, फिर वो प्रिंसिपल भी थी तो उनके अंडर काफ़ी और मीडियम्स भी देखे, टेक्सटाइल के भी, फैशन के भी, फिल्म मेकिंग, तरह तरह के। तो बस उसी तरह एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती गई आर्ट की। और जब मेरा अपना कॉलेज यूनिवर्सिटी का टाइम शुरू हुआ तो उस वक्त मैंने एक माइनर रखा फोटोग्राफी का। अच्छा। फिर मैंने कहा कि ये मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ, तो वहाँ से मैंने फिर अपना मेजर फोटोग्राफी लिया और फिर मतलब आपने डिग्री जो है इसी में ली? जी बिल्कुल, फोटोग्राफी में बिल्कुल, ही बिल्कुल, ली जी, है। जी। और अब आप बकायदा एक फोरम भी रन कर रही हैं? जी, मैं तस्वीर घर के नाम से एक फोरम रन करती हूँ। और ये जब मैं ग्रेजुएट हुई थी तब मैंने उसके बाद कुछ साल, 1-2 साल बाद मैंने शुरू किया था 2015 में। तो अब उसको 7 साल हो गए हैं। और मैं उसमें कोशिश यही है कि फ़ोटोग्राफर्स इकट्ठे हों, उनका काम शेयर किया जाए। और जब मैं स्टूडेंट थी तब जो मैंने डिफ़िकल्टीज फेस की थी कि किसी फ़ोटोग्राफर से मिलना हो या किसी का काम देखना हो, हमारे सीनियर्स जो हैं, औरतें उस वक्त बहुत कम थी फ़ोटोग्राफी में, किसी से शेयर करना हो मुश्किल क्या होती है, क्या क्या कहाँ पे क्या काम देखा जा सकता है। तो वो मुझे था कि एक फ़ोरम ऐसा बनाया जाए जहाँ पर लोग इकट्ठे हों और अपने पैशन जो उनका फ़ोटोग्राफी का है, फिल्म मेकिंग का है, उसके लिए इकट्ठे हों और अपना काम शेयर करें। और इसी तरह एक ब्रिज डेवलप हो सीनियर्स में और जो अपकमिंग है उन सब में। तो लेकिन रबानिया, जैसे आपने कहा कि जब आपने शुरू किया तो तब इतना ज़्यादा नहीं था कि लड़कियां फोटोग्राफी में आएंगी, इतना इसको रुझान नहीं था, इसकी तरफ फोकस नहीं था। तो किस तरह फिर चीज़ों को टैकल करती थी? मतलब बहुत सी चीज़ें भी सुनने को मिलती होंगी कि अच्छा आप कैमरा पकड़ के तुम गलियों में जाओगी, लोगों को जाके कैप्चर करोगी, तो वो क्या थी चीज़ें, क्या सिचुएशन थी तब? मेरे ख्याल से मोस्टली लोगों का जो एक्सपीरियंस होता है वो ये फैमिली की तरफ से होता है। मेरी ये प्रिविलेज थी कि फैमिली की तरफ से मुझे नहीं था। हाँ। तो बहुत शुरू के जो इयर्स थे उसमें मुझे इतना सुनने को नहीं मिला क्योंकि फैमिली की तरफ से इस तरह घर में नहीं था। लेकिन हाँ ये है कि जब ओवरऑल देखा जाए और जाकर किसी से पूछना चाहें तो कोई कम फीमेल्स मिलती थी। लेकिन सोशल मीडिया ने इसको बहुत बदला। औरतों ने खुद काम किया, अपना कंटेंट लगाया और वहाँ से उनका ऑडियंस भी डेवलप हुआ। कमर्शियल में भी औरतें आई, स्ट्रीट में भी आई, डॉक्यूमेंट्री में भी, फिल्म में भी। तो वो एक बैरियर जो था उसमें एक ब्रिज आ गया। सोशल मीडिया ने वो एक बहुत ब्रिज बनाया, चीज़ों को, लोगों को इकट्ठा किया। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी मुश्किल होती थी और काफ़ी ऐसे लोग थे जो जिनका काम डॉक्यूमेंटेड नहीं था। अच्छा। एज अ स्टूडेंट आपको कोई ढूंढना होता था, कोई असाइनमेंट करनी होती थी, तो बाहर के लोगों का काम तो आपको मिल जाता है लेकिन पाकिस्तानी लोगों का काम नहीं मिलता। और ये है कि कुछ फील होता था कि कुछ लोग कहते थे कि फीमेल्स को बहुत मुश्किलात होती हैं और बहुत वो होती हैं, हर फील्ड में होती हैं। लेकिन उसके साथ साथ कभी कभी ये भी होता है कि आपको फ़ायदा भी हो जाता है बिकॉज पीपल ट्रस्ट यू मोर विद देयर चिल्ड्रन, बच्चे, औरतें। और काफ़ी दफ़ा वो आके ये भी कहते थे उस टाइम में, क्योंकि फीमेल्स कम थी, तो वो आके कहते थे कि आप कैमरा आपने लिया हुआ है तो आप क्यों नहीं हमारी तस्वीर बना रहे, तो आप बनाएं। तो वही जिस तरह मैंने पहले बात की कि लोग बहुत प्यारे हैं पाकिस्तान के और वो आपको बुलाएंगे, आपको चाय पिलाएंगे, पूरी फैमिली को इकट्ठा करेंगे। तो उसकी एडवांटेजेस भी हैं और साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी हैं। लेकिन काफ़ी चीज़ें मुझे लगता है कि फीमेल फोटोग्राफर्स ने खुद बहुत मेहनत करके इस चीज़ को अब आ रही हैं फीमेल्स इस साइड जी पर? जी 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 बहुत 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 ज़्यादा। हाँ जी। अब उनको पता चल रहा है ना कि अच्छा इसमें भी हम एक्सेल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। लेकिन जैसे आपने तो पूरी डिग्री इसमें ली ना और इस साइड पर आई, पूरी प्रोफेशनली इस साइड पर आई हैं, लेकिन जिनका शौक है, जिन्होंने डिग्री कोई और ली हुई है, तो वो भी क्या इस साइड पर आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। पहले जितना भी हम देखें कि जितने भी आर्टिस्ट हैं, बड़े आर्टिस्ट जिनका भी हम नाम सुनते हैं यहाँ पे या पूरी दुनिया में, उनके पास डिग्रीज नहीं थी, उन्होंने सिर्फ अपनी स्किल को बेहतर किया था। अब इसमें कुछ लोग एग्री भी करते हैं, कुछ डिसएग्री भी करते हैं। फोटोग्राफी सिर्फ ऐसा मीडियम, जिस तरह मैंने डिग्री ली उसमें ये था कि मुझे फोटोग्राफी की हिस्ट्री में फोटोग्राफी कैसे इवॉल्व हुई है, ये मीडियम कैसे बना, इसके पीछे क्या टेक्निकल एडवांसमेंट्स हुई हैं, उसमें इंटरेस्ट था। लेकिन बहुत सारे लोगों को उस हिस्से में इंटरेस्ट नहीं होता, उनको होता है कि वो जो रिजल्ट है जैसे कि आप देख रहे हैं उसमें होता है। तो फिर वो ये करते हैं कि दे टेक कोर्सेज, पूरी डिग्री नहीं लेते, कोर्सेज ले लेते हैं
और फिर विद एक्सपीरियंस विद टाइम उसको प्रैक्टिस कर करके उसमें एक्सेल कर लेते हैं। तो ये हर किसी की चॉइस पे है। अच्छा। कि कुछ लोग पढ़ते हैं डिग्री, यहाँ पाकिस्तान में वैसे अभी डिग्री नहीं है। अच्छा। आप मेजर या माइनर ले सकते हैं लेकिन कंप्लीट डिग्री नहीं है। उस वक्त में थी तो मैंने की थी ठीक। मेरे टाइम में जब मैं कॉलेज में थी। लेकिन ये हर बंदे की अपनी चॉइस पे है। कुछ लोग इस स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखते हैं कि आप विदाउट डिग्री कुछ के अंदर भी तो ये एक बिल्कुल, टैलेंट बिल्कुल, होता है ना, बिल्कुल, इनबिल्ट बिल्कुल। होता है कि मतलब उन्होंने कहीं से सीखा भी नहीं होता, किसी से क्लासेस भी नहीं, लेकिन वो इतने अच्छे फोटोग्राफर होते हैं। जी, जी, इटसेल्फ वो उनके अंदर वो इतनी अच्छी ये मजे तो की हम चीज अपने होती है। सारे पिछले जितने भी फोटोग्राफर्स हाँ। हैं, हमारे सीनियर भी हैं, हमारे वक्त के अभी के भी हैं, ये वो प्रूव करते आए हैं। हम देख भी रहे हैं कि बगैर डिग्रीज के उन्होंने काम किया और पूरी पूरी दुनिया में पाकिस्तान के फोटोग्राफर्स का नाम है। तो ये हर किसी के अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है कि वो डिग्री, क्योंकि डिग्री में आपकी थ्योरी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आपको ज़्यादा पढ़ने की साइड पे शौक है, मतलब थ्योरी, हिस्ट्री और ये, तो फिर उसके साथ साथ आप अपना प्रैक्टिकल भी करते हैं। कुछ लोगों का उसको शौक नहीं होता तो वो तो इसके अलावा भी कुछ साथ साथ कर रही हैं आप? जी, तो तस्वीर घर का ये है कि वो तो मेरा फुल टाइम अब एक बन गया है। मैं इस फोरम को देखती हूँ, वहाँ पे एग्जीबिशंस होती हैं। हमारी रेजिडेंसी अभी ओपन कॉल होने वाली है। रेजिडेंसी में हमारे 2 वीक का प्रोग्राम होता है। हमारे तस्वीर घर में ही लोग रहते हैं। अच्छा। और फॉर 2 वीक्स वो इकट्ठे खाना खाते हैं, इकट्ठे बातें करते हैं। कोई म्यूजिक लिखता है, कोई पेंटिंग करता है। वो एक पूरा एक वो सिचुएशन होती है जिसमें सारे आर्टिस्ट इकट्ठे हुए होते हैं। और वो हर साल होती है। अभी ओपन कॉल होने वाली है, तो अक्टूबर में वी विल बी होस्टिंग आवर 5th रेजिडेंसी। अच्छा, 5वीं ठीक है। इस बार हम करेंगे। और उसके अलावा वर्कशॉप्स होती हैं, क्लासेस होती हैं, एग्जीबिशंस होती हैं। तो ऑल ईयर राउंड हमारा वो फोरम जो है वो आर्टिस्ट के लिए ओपन होता है। और उसी तस्वीर घर के नाम के अंडर ही हम लोग क्राफ्ट्स का काम भी करते हैं। तो ये जो मैं एक लाइट वेल इसको हम कहते हैं, ये हाथ का बना हुआ है। हाथ से इसके ऊपर ये डिजाइन भी खुद का है हमारा, और ये खुद ही हम स्टिक करते हैं इसके ऊपर। नीचे इसके एक वुडन बेस है, मतलब ये फुल हैंडमेड है। जी। तो ये है। और ये मैं और मेरे साथ कुछ लोग मिलकर ये साइड ऑफ द अच्छा जी, ये भी बनाते हैं। हमारा अगर कैमरामैन दिखा सकें तो ये आपको आर्ट पीस है जो ये लोग हैंडमेड है, फुल ऑन हैंडमेड है, जिसको बनाया गया है। और ये आप देख सकते हैं, बड़ा ही खूबसूरत सा, एलिगेंट सा लैंप के तौर पर। ये लाइट वेल है। हाँ जी, आप इसको लैंप कह सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर कैंडल है। हाँ। जब आप जलाएंगे तो इस पेपर से हल्की सी लाइट निकलेगी। तो अगर डिम लाइट करें तो ये रात के वक्त पढ़ते हुए एक कोजी कॉर्नर में ये बहुत आपको अच्छा लगेगा। सूदिंग से फील जी बिल्कुल। तो ये एक क्राफ्ट है। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हम तस्वीर घर के अंदर ये क्राफ्ट के अंदर करते हैं। तो डिफरेंट चीजें हैं जो अंडर वन रूफ चीजें चल रही होती है। एक नाम के अंदर बहुत सारी चीजें चल। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी चीज है और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि आपने एक पूरा एक फोरम रेडी किया है जिसके ऊपर मुख्तलिफ लोग जो हैं आके अपना काम जो है वो शोकेस कर सकते हैं। और ये बड़ी अच्छी चीज है क्योंकि इस तरह की चीजें बहुत कम हमें मिलती है। रब्बानिया शर्जील हमारे साथ मौजूद थी। रब्बानिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम यहाँ पर आने के लिए। और एक टैलेंटेड लड़की हमारे साथ मौजूद थी। और जब भी कोई इस तरह का टैलेंट, और खासतौर पर जब लड़की जो इतनी ज्यादा टैलेंटेड हो, तो जब मेरे शो पे आती है ना, तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि जनाब पाकिस्तानी लड़कियां अब किसी से पीछे नहीं हैं और वो जो शाना बशाना काम कर रही हैं और पाकिस्तान को प्राउड कर रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं जनाब, कुछ बात कर लेते हैं अब किताबों के हवाले से। प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो आज किस किताब से हमारा तारुफ कराएंगे, उन्हीं की तरफ चलते हैं। जी अहमद साहब, बताइएगा। मुनीबा, एक मैं आपको चीज़ पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद अंदाज़ा होगा कि हम कौन सी किताब करने जा रहे हैं आज, जिस पे तबसरा करने जा रहे हैं और इतने जोश के साथ मैं ये चीज़ क्यों सुनाने जा रहा हूँ। इसके बाद एक और दिलदोज़ चीख, पहिए के ऊपर पहुँचने पर उसे एक ट्रॉली पर लाद कर आगे रवाना कर दिया जाता। इस दौरान में एक और सुअर जंजीर से लटक जाता, फिर एक और, हत्ता कि उनकी दोहरी कतार बन जाती। हर सुअर एक टांग से उल्टा लटका दहशत से बाकी टांगें मारता और चिल्लाता था। ये शोर इस कदर ज़्यादा था कि सुनने वाले के औसान ख़ता हो जाते थे। लगता था कि कमरे की दीवारें इस भयानक शोर से ढह जाएंगी या छत तड़क जाएगी।
इस शोर में वो इस शोर में लम्हा भर को वो वक्फा आता कि सांस ले सकता है इंसान, उसके बाद फिर ये सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता। ये मंजर कुछ सैर करने वालों की बर्दाश्त से बाहर हो जाता। मर्द एक दूसरे को देखकर घबराई सी हंसी हंसते और औरतें लाल चेहरों के साथ आंखों में आंसू लिए हाथ मलने लगती। इस दौरान में इन सब बातों से बेपरवाह मजदूर काम में मसरूफ़ रहते। सूअरों की चीखों या सैरबीनों के आंसुओं से इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो एक एक करके सूअरों को लटकाते और फुर्ती के साथ तेज़ छुरी से उनका गला चीर देते। सूअरों की एक लंबी कतार थी जो एक के बाद एक उबलते हुए पानी के बड़े से टब में गिर जाते। ये अमल इस कदर कारोबारी अंदाज में हो रहा था कि देखने वाले शुशदर रह जाते। ये मशीनरी के ज़रिए पोर्क बनाने का अमल था। इसे हिसाबी अमल से बनाया जा रहा था। उसके बावजूद देखने वालों को तकलीफ़ होती थी। सूअर कितने मासूम थे और कितने भरोसे के साथ चले आ रहे थे। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया था जिसकी उन्हें ये सज़ा दी जाती। उनके साथ ये सब बग़ैर किसी अफसोस, शर्मिंदगी या दुख के किया जा रहा था। बाज़ औक़ात कोई सैरबीन रोने लगता, लेकिन सैरबीन हो ना हो ज़िबा करने वाली मशीन चलती रहती। देखने वाला फ़लसफ़ी बने बग़ैर इस मंज़र को ज़्यादा देर नहीं देख सकता था। देखने वाला फ़लसफ़ी बने बग़ैर इस मंज़र को ज़्यादा देर नहीं देख सकता था। वो सोचता कि क्या दुनिया में या दुनिया से बाहर इन जानवरों की तकलीफ़ों का कोई मदावा है? क्या उनके लिए भी कोई जन्नत है? इनमें से कोई काले थे, कोई सफ़ेद और कोई भूरे, कुछ धब्बेदार थे और कुछ बूढ़े, कुछ जवान, बाज़ पतले और लंबे थे तो बाज़ देव हैकल। इनमें से हर एक की अपनी शख्सियत थी, अपनी ख्वाहिशें और तमन्नाएँ थीं। वो अपनी किस्मत से गाफिल मौत के स्याह साए में चल रहे थे। अचानक कोई उन्हें एक टांग से उठाकर हवा में मुअल्लक कर देता था और उनकी चीखों पुकार से बेपरवाह उनका गला काट देता था। फिर सुकून से उन्हें मरता देखता था। उनकी ज़िंदगी के कोई माना, कोई अहमियत नहीं थी। किसी को उनके दुख दर्द का एहसास नहीं था, कोई उनका गमखार नहीं था। शायद ये सब बातें यूर्गिस के जहन में भी चल रही थीं। जभी तो वो दूसरों के साथ आगे जाने के लिए बढ़ा और उसने बुड़बुड़ा कर कहा, शुक्र है मैं सूअर नहीं हूँ। ये किताब जंगल, ये इंतहाई खूबसूरत नावल है और नावल लिखने वाले हैं अपटन सिंक्लेयर। मुसन्नफ़ हैं। 1 सदी पहले इन्होंने ये नावल लिखा। 44 से ज़ायद ज़ुबानों में इसका अब तक तर्जुमा हो चुका है और इमरानुल हक चौहान साहब ने इसका तर्जुमा किया उर्दू में हमारे लिए। इमरान साहब का ये हम पे एहसान है। एक बात तो ये कि तर्जुमा हो जाना इस शाहकार का ये एहसान, और दूसरा ये कि ऐसा अच्छा तर्जुमा है कि इस पे बाकायदा मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकतन तबाजात का गुमान होता है। अच्छा, जब मैंने इसका तर्जुमा पढ़ा तो मुझे हैरत हुई ये देख के कि इतना अच्छा तर्जुमा। मुझे लग रहा है कि ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ रहा हूँ। तो पता चला कि ये जनाब इमरान साहब की जो तरबियत है वो शकील आदिलज़ादा और उनके उर्दू डाइजेस्ट में बाकी चीज़ें छपने वाली थी उनसे हुई है। तो मेरी समझ में आ गया कि क्यों ना होता ऐसा। ये इतना अच्छा तर्जुमा है। इस नावल के बारे में ये कि इसका जो हीरो है जिसका इसमें नाम भी लिया, आपको ये जो एक तवील इक़्तिबास पढ़ के सुनाया, इसका मकसद ये था कि आपको इसका टॉपिक का पता चल जाए। ये दरअसल गोश्त, मीट इंडस्ट्री, उसके बारे में है। 1 सदी पहले अमेरिका में जब 1 मई के भी छुट्टी शुरू नहीं हुई थी, ये उन दिनों की बात है। 1886 के करीब कहीं ये नावल लिखा गया। ये जो हीरो है योर्गिस, नाम से आपको कुछ शक हो रहा होगा कि ये लिथुएनियन है और इसकी हीरोइन है ओना। तो ये लिथुएनिया से हिजरत करके अमेरिकन ड्रीम लेकर अमेरिका आते हैं और एक्चुअली ये नावल जो है ये अमेरिकन ड्रीम के बिल्कुल अपोजिट है। अमेरिकन इसको पढ़ते हैं तो ज़ाहिर है अपने दांत पीसते हैं। और जो उस वक़्त प्रेसिडेंट था रूज़वेल्ट, जब उसने ये नावल पढ़ा तो उसने इसको क्रैकपॉट कहा अपटन सिंक्लेयर को। और आप जानते हैं कि मक्रैकर एक ख़ास सिनफ बन गई थी ऑलमोस्ट लिटरेचर की, यानी कि वो जो एक कश्मकश की मज़ाहमत का लिटरेचर होता है, कश्मकश की कहानी होती है, उस पे मबनी जो भी फ़न पारा या स्टोरी जो है सहाफ़त में, उसको भी मक्रैकिंग ही कहते थे। तो ये मक्रैकर नावल है और ये नावल दरअसल किस्तवार छपता रहा बहुत अरसे तक। अपील टू रीज़न एक अखबार था, रोज़नामा, उसमें छपता रहा।
सोशलिस्ट अखबार था ऑब्वियसली, और तकरीबन 8 माह तक। फिर इसको किताबी शक्ल में पहली दफ़ा 1906 में शाया किया। और मज़े की बात यह, मैं ये पढ़ रहा था तो मैं कहा कि इतनी अच्छी तहरीर, इसमें बाकायदा स्क्रीन प्ले मौजूद है। अच्छा, लेस डायलॉजिकल है, कम डायलॉग्स हैं और बहुत ज़्यादा सीनरी है इसमें, और सीनिक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। वो चाहे वो जो एक लश ग्रीन मैदान है वो सीन कह लें, या जो इंसानों की ट्रेजेडी के सीन्स हैं वो कह लें, इसमें सीनिक अपील है। तो इस पर फिल्म क्यों नहीं बनी होगी? तो मेरी इल्म में आया कि 1914 में इसमें एक फ़िल्म बनी, लेकिन वो अब लॉस्ट फिल्म है, यानी कि उसका रिकॉर्ड कोई नहीं है। तो इस नावल ने दुनिया को हिला दिया। दुनिया को तो बाद में हिलाया होगा, पहले अमेरिका को हिलाया। मीट इंडस्ट्री जो थी उसकी फ़रोख्त इस नावल के छपने के बाद आधी रह गई, वहाँ बाकायदा जलज़ला बरपा हुआ, कवानीन फिर पास किए गए, लोगों की तवज्जो हुई इस मीट इंडस्ट्री की तरफ, पैकिंग की तरफ, कि किस तरह बीच में इन आंतें भी पिस के अमेरिका, जो मीट कंज्यूमर्स हैं अमेरिकन्स, उन तक जा रही हैं। बदतरीन हाइजीनिक कंडीशंस हैं, मज़दूरों के हालात ख़राब हैं, शदीद सर्दी में या स्लिपरी फर्श में, चिकनाई में, भाप में, सीलन में ये किस तरह काम करते हैं, बीमारी में ये किस तरह काम करते हैं। तो जब दुनिया की तवज्जो इधर हुई तो ज़ाहिर है अमेरिका को भी इस तरफ तवज्जो करनी पड़ी। फिर लेजिस्लेशन हुई बाकायदा इसके लिए। और इस नावल की इशाअत के बाद कहते हैं कि लोगों ने, जो बड़े लोगों ने इसका तज्जिया किया, उन्होंने कहा कि दरअसल जो लिथुआनियन हीरो है उसके जो आबाओ अजदाद थे वो जंगल में थे, तो वो जंगल की तरफ अट्रैक्ट होता था नेचुरली। आप समझ लें कि रोमांटिक था ज़हनी तौर पे। जब वो अमेरिकन ड्रीम को आंखों में बसाए अमेरिका में आया तो यहाँ पे उसने आके देखा तो कि ये भी एक जंगल है। वही वहशीपन, वही अजदहाम, वही ट्रैफिक, वही ट्रैफिकिंग, हर तरह की इसमें काम। तो जंगल का जैसे कोई असूल नहीं होता, इस तरह यहाँ भी कोई असूल नहीं था। तो इन अ वे ये जो नावल है जंगल, ये हमें सुझाता है कि हम जंगल से निकल आने के बाद एक नए जंगल में गिरफ्तार हो चुके हैं, और उस जंगल का कब्ज़ा उन लोगों के पास है जिनके पास वसाइल हैं, जिनके पास जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर काबिज़ हैं। तो ये मार्क्सिस्ट टिल्ट का एक नावल है। अगर आप कार्ल मार्क्स से मोहब्बत करते हैं, आपके लिए नावल खासे की चीज़ है। पढ़ते पढ़ते मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से ऑफ द कैमरा यही कह रहा था कि ये पढ़ते हुए मुझे शक हो रहा था कि ये रशियन नावल है, ये इतना अच्छा लिखा गया है। रशियन नावल का ये कमाल होता है कि वो आपको अपने नावल का करैक्टर बना लेता है, फिर आप पे तारी हो जाता है, फिर आपकी जान नहीं छोड़ता, फिर आपको कोई ना कोई थेरापी करनी पड़ती है। तो अदब के जो क़ारीन हैं उनके लिए ख़ास तौर पे, और आम पाकिस्तानियों के लिए या आम इंसानों के लिए आम तौर पे मैं रिकमेंड करूँगा, बल्कि हाईली रिकमेंड करता हूँ कि नावल ज़रूर पढ़ें। ठीक है जी। प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद है, शायर है, मुसन्निफ़ है, और आज की किताब के हवाले से उन्होंने एक अच्छा खासा तारुफ हमारे साथ करवाया है। तो आप भी ज़रूर पढ़िएगा और फिर हमें उसकी अपडेट दीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक खूबसूरत सा गाना जो है वो सुनते जाइए। अल्लाह हाफ़िज़।